क्या होगा अगर तुम्हारा एक दिन सब कुछ खत्म हो जाए, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा गांव और तुम्हारी माँ सब कुछ जल के राख हो जाए। तुम अपनी जान बचा के भागे और छिप गए क्योंकि तुम कमजोर थे। फिर तुम्हारे अंदर एक शैतान जागता है, अब तुम वो नहीं जो कल थे। कहानी के शुरुआत में सब लोग सोच रहे थे कि नीमो एक कमजोर लड़का है, एक ऐसा जो कभी भी किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हुई है जो खुद अंधेरों को मिटा सकती है। नीमो अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट कदम उठाने जा रहा था। वो एक ग्रैंड मैजिक एकेडमी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उसका सपना एक ही पल में बिखर गया। उसके गांव पर मॉन्स्टर का अटैक हो गया। लोग डर के यहाँ से भागने लगे, कुछ लोग तो मॉन्स्टर के पेट में चले गए। नीमो अपनी आंखों के सामने अपने ही लोगों को मरते हुए देख रहा था, जिसे देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे और शरीर झुन हो गया। पर फिर भी वो हिम्मत करके स्टेशन की तरफ भागता है। वो ट्रेन का इंतजार करता है, लेकिन ट्रेन वहाँ पर नहीं आती। वो जब अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर बहुत सी लाशें बिखरी होती हैं। ये सब देख के वो डर जाता है और चिल्लाता है कि प्लीज मुझे कोई बचा लो, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गुड़गुड़ाहट आती है। तभी उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब शायद वो भी ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी एक पावरफुल थंडर मॉन्स्टर के बीच में गिरता है। तभी हमारी मुलाकात एक फेरिया नाम की लड़की से होती है, जो 7 नाइट की लीडर थी। फेरिया अपनी पूरी ताकत के साथ मॉन्स्टर से फाइट करती है और उन्हें जमीन के अंदर घुसा देती है। तभी एक मॉन्स्टर नेमो के ऊपर जंप करता है। फेरिया उसे धक्का देकर उसकी जान बचा लेती है, लेकिन फेरिया समझ जाती है कि ये बैटल इतनी आसान नहीं होने वाली। जिसके बाद वो एक्टिवेट करती है अपनी हीरो सक्सेसर मोड को। एक्टिवेट करने के बाद उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है और वो बन जाती है कि वॉरियर ऑफ थंडर। फेरिया ने एक बार फिर से नेमो की जान बचाई। फिर वो देखती है कि उसके कपड़ों पर मैजिक एकेडमी का लोगो है, जिसे देख के फेरिया कहती है तो फिर तुम एक स्टूडेंट हो, मुझे खुशी है कि मैं कम से कम एक को तो बचा पाई। सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों अब ट्रेन में बैठ जाते हैं, जहाँ पर फेरेरन उसके लिए स्नैक्स और कॉफी लाती है। पर नीमो शॉक में था क्योंकि उसने अपनी पूरी दुनिया को एक पल में खत्म होते हुए देखा है। तभी फेरिया उसे बताती है कि हीरो सक्सेसर के बारे में, कि कैसे पुराने जमाने में डिवाइन वॉरियर्स ने कैसे मॉन्स्टर से इस दुनिया को बचाया। नीमो शांत रहता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ वही बातें घूम रही थी जो उसके साथ हुआ है। उसे मायूस देखकर फेरिया उसके कंधों पर हाथ रखती है और कहती है कि कभी कभी हमें सब कुछ खोना पड़ता है एक नए हीरो के जन्म के लिए। और उसी वक्त एक जायंट मॉन्स्टर ट्रेन के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि ट्रेन धीरे धीरे जंगल के बीच से जा रही होती है। तभी नीमो फेरिया से पूछता है, क्या ये सब कुछ वैसे ही हमेशा होता है जहाँ पर आप लोग मॉन्स्टरों से लड़ते हैं और लोग बेचारे बच नहीं पाते? लेकिन फेरिया उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। फिर कहती है कि हीरो बनने का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं होता, कभी कभी तुम्हें हार भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, पर हर हार के बाद तुम्हारी एक नई ताकत जागती है। तभी एक झटके से ट्रेन हिल जाती है क्योंकि मॉन्स्टर ट्रैक पे आ गया था। तभी सभी पैसेंजर घबरा जाते हैं क्योंकि ट्रेन ट्रैक से उतर गई थी। तभी फेरिया अपने पावरफुल मोड को एक्टिवेट करती है और वो मॉन्स्टर के सामने जाके खड़ी हो जाती है। पर इस बार का मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ा है, बट फेरिया ट्रेन के पलटने से कुछ ज्यादा ही जख्मी हो गई थी। तभी नेमो उसे देखता है, उसकी आंखों के सामने वो लड़ रही थी सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेमो अपने अंदर गिल्टी फील कर रहा था, पर वो यहाँ पर क्या ही कर सकता था, और कहता है कि मेरे लिए कोई अपनी जान कैसे रिस्क में डाल सकता है। तभी फेरिया चिल्लाती है कि नेमो तुम जितने जल्दी हो सके यहाँ से भागो, मैं इसे रोक कर रखती हूँ। पर नेमो वहाँ से नहीं भागता, वो वहीं रुकता और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और तभी उसका सीट कार्ड चमकने लगता है पर्पल ग्लो के साथ। सडनली वर्ल्ड फ्रीज हो जाता है। नीमो एक मिथिकल गार्डन में पहुंचता है। तभी वहाँ पर गॉड की डिवाइन वॉइस सुनाई देती है, क्या तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो किसी और के लिए? नीमो कहता है कि अगर मैं अपनी जान देके फेरिया की जान बचा सकता हूँ तो हाँ, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, ताकत। जहाँ पर गॉड उससे कहता है तो फिर ले लो वो ताकत जो हमेशा तुम्हारे अंदर थी। तभी एक पावरफुल वॉरियर सामने आता है और कहता है तुम मुझ में कुछ देख पाए हो तो फिर अब मैं अपनी पावर तुम्हें देता हूँ। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है। नेमो वापस स्टेशन पे है, मॉन्स्टर बैरियर तोड़ रहे हैं और फेरिया अब थक चुकी है। और तब नेमो की आंखों में पर्पल ग्लो होता है, उसके हाथ स्वैड में बदल जाते हैं। फेरिया शॉक थी, अरे ये कैसे हो सकता है? उसके पीछे से एक लेजेंडरी हीरो की आत्मा आती है। वो कहती है कि वापस भरोसा करो फेरिया, उस लड़के ने कुछ खो दिया है, अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं रहा। नीमो मॉन्स्टर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो स्वॉर्ड लेकर मॉन्स्टर को काट डालता है। फेरिया उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। नेमो एक वेपन को उठा के फेरिया को देता है और कहता है आपका काम है खत्म करना, चलिए मिलकर खत्म करते हैं। फेरिया और नेमो दोनों ही मिलकर एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, फेरिया नेमो को एकेडमी ले जाती है। वो ट्रेन से उतरता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा था, गाँव, लाशें, फेरिया के सेक्रीफाइस, उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था। फेरिया उसके हाथ में कॉफी थमाती है और कहती है ये मैजिक एकेडमी तुम्हें सिर्फ मैजिक नहीं सिखाती, असल में अंदर की ताकत कैसे जगाई जाती है वो भी सिखाते हैं। तभी एलन पेपर बैग के बहाने थोड़ा दूर हो जाती है। तभी नेमो उससे पूछता है क्या ये ट्रेन के रिपेयर के लिए है? उसकी बात सुनकर फेरिया मुस्कुराने लगती है और कहती है नहीं, ये तुम्हारे न्यू लाइफ के चैप्टर की पेपर वर्क है। सीन कट होता है, जिसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो भागते हुए आता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा कार्ड था। फेरिया उसे देखती है और कहती है कि क्या लेके आए हो जॉय? जो गर्व से कहता है कि मैंने एक ड्रैगन को मारा है, इसीलिए तो सब लोग मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट आई0 कहते हैं। दरअसल
जो ऐसा बंदा है जो हमेशा शो ऑफ करता है और अपने अकड़ में रहता है। जिसके बाद फेरिया नेमो को एक मीटिंग में ले जाती है जहाँ पर सभी इलाइट बैठे होते हैं। तभी फेरिया सभी को बताते हैं कि आज से ये न्यू मेंबर है 7 नाइट का। उसकी बात सुनकर सभी मेंबर शॉक हो जाते हैं। उनमें से एक मेंबर कहता है कि अरे ये तो बच्चा है एक गाँव का, ये हमारे साथ 7 नाइट के मेंबर में शामिल नहीं हो सकता। फेरिया उन्हें बताती है कि ये लड़का काफी ज्यादा ताकतवर है, इसने मेरे सामने एक बड़े से मोस्टर से फाइट की जिसके अंदर खुद वॉरियर वाली ताकत है और उसको लेजेंडरी हीरो ने चुना है। ये सुनकर रूम में एक गहरी खामोशी छा जाती है। जिसके बाद नेमो को ऑफिशियल 7 नाइट का मेंबर बना दिया जाता है। इंसेप्ट होता है। जिसके बाद फेरिया जॉय को कहकर नेमो को टूर दिलाती है एकेडमी का। तभी जॉय उसे एक बहुत ही पुराने स्टैचू के पास ले जाता है और कहता है कि हम सबको इसी लेजेंडरी वॉरियर से पावर मिलती है जिससे हम लोगों को बचा पाते हैं। वो दोनों टूर के साथ बातें कर ही रहे होते हैं। इतनी देर में एक लाइब्रेरियन वहाँ पर आती है जो काफी क्यूट थी। वो नेमो को अपने साथ लाइब्रेरी में ले जाती है और बताती है कि ये जगह उन लोगों की यादों से भरी है जिन्हें दुनिया भूल गई है। नॉर्मली स्टूडेंट को कार्ड तब मिलता है जब वो ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, पर तुम्हें तो समय ने खुद चुना है। जिसके बाद नेमो को समझ नहीं आती और वो चुप हो जाता है। इतनी ही देर में यहाँ पर जो आता है। वो बोलता है चल भाई तुझे और भी कुछ दिखाना है वरना तुझे लगने लगेगा कि हीरो बन के सिर्फ लेक्चर सुनना है। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें नेमो को दिखाया जाता है जो अब थक चुका था। वो जब रूम का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर फेरिया होती है जिसे देखकर फेरिया कहती है कि स्वागत है तुम्हारे इस महल में, यहाँ पर तुम, मैं और एलन बस तीनों ही साथ में रहेंगे। जिसे सुनकर नेमो को एक झटका लगता है और वो कहता है क्या मैं सच में इस वर्ल्ड का हिस्सा बन गया हूँ। अगले दिन नेमो अपनी पहली क्लास को अटेंड करता है जहाँ पर प्रोफेसर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे 7 नाइट ऑफ हिस्ट्री और सभी स्टूडेंट एकदम मन लगा के पढ़ रहे थे। प्रोफेसर सभी को बता रहे होते हैं कि काफी लंबे समय पहले 7 नाइट ने एक ईविल गॉड को हरा के इस दुनिया को बचाया था। आज भी उस ईविल गॉड की शक्ति से पैदा होने वाले मॉन्स्टर आज भी इस दुनिया को तबाह करने की कोशिश करते रहते हैं। नेमो ये सब सुन के काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो बस लड़ना सीखा है, मैं इस इतिहास का क्या करूं। क्लास खत्म होने के बाद एक 11 नाइट आता है जो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो नेमो को एक स्पेशल हीलिंग पोशन देता है और कहता है इसे केमिस्ट्री लैब में दे दो, टाइम पे देना जरूरी है। नेमो चुपचाप वो पोशन लेके जाता है जहाँ पर एक स्टूडेंट बताता है कि ये एलाइट के पास होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा रियर है। तभी ऊपर एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। सभी स्टूडेंट भाग के उस तरफ जाते हैं देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है, पर सब लोग जो सब देखते हैं उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। जॉय ने जिस ड्रैगन को मार दिया था वो वापस जिंदा हो गया। जॉय सतर्क हो जाता है और कहता है लगता है फिर से मुझे इसको संभालना होगा। वो अपने आइस पावर को एक्टिवेट करता है और ड्रैगन के ऊपर एक हैवी स्लैश अटैक करता है जिससे ड्रैगन 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। बट थोड़ी देर बाद ड्रैगन के टुकड़े हिलने लगते हैं। यहाँ पर नेमो भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस ड्रैगन को मारने के लिए और सोचता है कि मैं अब भाग नहीं सकता, पहले ही किसी ने मुझे बचाया है, अब मेरी बारी है। यहाँ पर वो एक चैन को अपेयर करता है। वो अपने दोनों ही हाथों से पूरी ताकत लगा के उस चैन को खींचता है। मौके को देखकर जॉय भी अपने फुल पावर से एक स्लैश मारता है, लेकिन इसका असर नेमो के ऊपर भी पड़ने लगता है। जॉय उसे चिल्लाता है कि तुम वहाँ से भाग जा वरना तू मर जाएगा। नेमो कहता है कि अगर मैं पीछे हटा तो तू उसके कोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तभी जॉय की हीरो की स्प्रेट अपेयर होती है। वो उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने का कहता है। जो अपना पूरा ध्यान लगाता है और उस ड्रैगन के कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बैटल खत्म हो गई थी। नेमो और जॉय दोनों ही जमीन पे बैठे थे। जो उसे पहली बार अपनी बीती जिंदगी के बारे में बताता है। मेरे फादर एक सॉर्सरर थे, उनने अपनी जान दे के इस सिटी को बचाया था। मैं उनसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ और इस सिटी के लोगों को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। नेमो उसकी तरफ देखता और कहता है कि मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं कमजोर नहीं हूँ। अगर तेरा जैसा दोस्त हो तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें अगले दिन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेरिया सभी को एक स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाती है जहाँ पर वो टीम स्ट्रेटजी एंड वीकनेस कंट्रोल के बारे में सभी को बता रही थी। स्टूडेंट को 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है जहाँ पर नेमो, जॉय, सैफी और गिल्डन एक ही टीम में थे। तभी जॉय चिल्लाता और कहता है कि याह मेरी टीम बिल्कुल परफेक्ट है, बस गिल्डन थोड़ा कमजोर है, बाकी सब कुछ ठीक है। पर गिल्डन उसको कुछ भी नहीं कहता। लाइब्रेरियन नोटिस करती है कि उसका व्यवहार थोड़ा अजीब है, कल तक तो ठीक था। सभी को एक चैलेंज दिया जाता है, एक मॉन्स्टर को डिफीट करना है, पर इसमें तुम्हें अपनी फुल पावर को इस्तेमाल नहीं करना है। तुम्हें बस अपने स्ट्रेटेजी और टीम वर्क पे डिपेंड रहना है और उसी चीज की स्ट्रेटेजी बना के तुम्हें उस मॉन्स्टर को डिफीट करना है। नेमो और जो स्काउटिंग पे जाते हैं और सोफी मैजिक डिटेक्शन कर रही होती है और गिल्डन पेड़ के पीछे चुपचाप बस छुपा बैठा था। तभी एक दूसरी टीम के ऊपर वो बीस्ट अटैक करते हैं। नेमो तुरंत हेल्प के लिए भागता है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है वो बीस्ट पहले ही मर चुका था और उसके बगल में पहले से ही खड़ा होता है गिल्डन। उसकी बॉडी से एक ब्लैक स्मोक निकल रहा था। उसे देख के जॉय शॉक
शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें वहाँ पर छोड़ के आया था, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी गिल्डन मुस्कुराने लगता है, लेकिन वो गिल्डन की मुस्कुराहट नहीं थी और वो कहता है तुम लोग क्या समझते थे कि मैं कमजोर हूँ, मैं तो बस सही समय का इंतजार कर रहा था। अचानक एक ब्लैक एनर्जी ब्लास्ट होती है जहाँ पर गिल्डन प्योर डेमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी जो उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तू मेरा पहला टीममेट था, क्या तुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं तुझे ही अपना फ्रेंड मानता हूँ। गिल्डन गुस्से में कहता है दोस्त, तुम लोगों ने हमेशा मुझे इग्नोर किया और मुझे सबसे कमजोर माना, तुम लोग बस मुझे हमेशा सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करते थे। तभी नीमो उसकी आंखों में देखता और कहता है कि मैं भी कभी एक समय पे ऐसा ही फील करता था, सब लोग मुझे कमजोर और निकम्मा समझते थे, मुझे भी लगता था कि मैं बोझ हूँ, पर मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूँ। गिल्डन नीमो अपनी शर्ट को ग्राउंड पर रख देता है, गिल्डन की तरफ हाथ बढ़ाता है। फेरिया ये सब छत पर से देख रही थी और वो कहती है कि नीमो तुम्हारे अंदर ताकत के साथ साथ एक लीडर का दिल भी है। तभी फारिया वहाँ पर आती है और उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि तुम आज थक गए होगे ना। नीमो बड़े उदास मन से कहता है कि हाँ मैं थक गया हूँ और मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ गलत है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ छुपा हुआ है। फारिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी गलत नहीं है। जिसके बाद सीन कट होता है, हमें ग्रेथ, गिल्डन और जॉ को दिखाया जाता है। गिल्डन को होश आता है और कहता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना काफी अजीब लग रहा है। तभी ग्रेथ कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो। तभी गिल्डन उन्हें बताता है कि मुझे जलन हो रही है कि प्रेसिडेंट नीमो के पास गई है। तभी ग्रेथ कहता है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि पॉइजन के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था और किसने तुम्हारी जान बचाई। उन्हें ये तो पता था कि पॉइजन एक इंसिडेंट है, पर फिर भी इसमें किसी बाहर वाले का काम होगा ही होगा। लगता है कोई उन्हें निशाना बना रहा है, वो कहीं एकेडमी के अंदर ही है, पर अभी इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, ये बस एक अनुमान है, क्योंकि अचानक उनके साथ कुछ ज्यादा ही घटनाएं घटने लगी, ऐसा कभी भी नहीं होता था। तभी हमें फारिया के चिल्लाने की आवाज आती है, दरअसल उसने खाने को जला दिया था। उसकी आवाज सुन के नीमो भी वहाँ पर आता है कि आखिर माजरा क्या है। तभी फारिया उससे कहती है कि मुझे माफ करना, मैं ज्यादा कुछ नहीं बना पाती, मुझे बस कुकीज बनानी आती है। वो कहता है कोई बात नहीं। इतनी देर में वहाँ पर एक बिल्ली आती है। तभी नीमो कहता है ये किसी का पेट है क्या। फारिया कहती है हाँ, वो नॉर्मली मेरे रूम में ही रहता है, लगता है इस बिल्ली को मेरी याद आ रही थी इसलिए वो मुझे देखने के लिए आई है। जब नीमो उस बिल्ली की तरफ हाथ बढ़ाता है तब वो बिल्ली उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर फेरिया कहती है कि मैंने आज से पहले इसको इतनी गुस्से में नहीं देखा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नीमो की मदद करते करते फेरिया काफी ज्यादा थक जाती है, जिससे उसका सिर घूमने लगता है और उसको एक जरूरी काम भी आ जाता है, जहाँ पर वो एलन से कहती है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना और हाँ इसको कहीं भी नहीं जाने देना। जिसके बाद नीमो एलन से पूछता है कि वो इतनी सख्त है तो मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही है। एलन उसे कॉफी देती है और कहती है कि वो बस उसका नेचर है, वो बस अपने हीरो की ताकत से सबको बचाना चाहती है। हम जब तक तुम्हारे विलेज तक पहुँचे जब तक सभी लोग मारे जा चुके थे, सिर्फ तुम ही बचे थे, इसलिए वो तुम्हारी इतनी ज्यादा फिक्र करती है, क्योंकि वो उस समय कुछ नहीं कर पाई, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर इतने ज्यादा ध्यान देती है। नीमो को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो कहता है कि मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस एक बोझ हूँ। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नीमो अपने कमरे में लेट कर किताब को पढ़ रहा था। इतनी ही देर में वहाँ पर फेरिया आती है, उसके पीछे जॉ और ग्रेथ भी आते हैं। उसी के साथ गिल्डन भी ठीक हो चुका था, इसलिए वो नीमो से मिलने के लिए आया था और वो कहता है कि तुम मुझे प्रेसिडेंट के पेट की तरह लग रहे हो। जिस पर नीमो कहता है चुप कर, मैं उसका पेट नहीं हूँ। वो कुछ और कहने वाला था लेकिन फारिया उसका मुंह बंद कर लेती है। तभी जो कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक चूजा अभी अभी अंडे से बाहर निकला है। वो सभी लोग मिलकर उसकी टांग खींच रहे थे। इतनी ही देर में यहाँ पर मिस सोफिटाई यानी कि वो लाइब्रेरियन आ जाती है। तभी हमें ग्रेथ को दिखाया जाता है जो नीमो के लिए एक प्राचीन काल की जड़ी बूटियों से मिलकर एक दवा बना रहा था। वो कहता है इसे पीकर तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैटल फील्ड पे आ जाओ। जिसके बाद वो लोग टाइम पास करने के लिए कार्ड खेलते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है। अब नीमो और फारिया वॉक के लिए जाते हैं, जहाँ पर फारिया उससे कहती है तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। इतनी ही देर में वो बिल्ली यहाँ पर आ जाती है। वो खुलेआम घूम रही थी, जहाँ पर फारिया कहती है कि यहाँ पर बिल्लियाँ अलाउड नहीं है, तो मुझे जल्द से जल्द इसको पकड़ के कमरे में बंद करना होगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि मेरे पास बिल्ली है और वो इस बिल्ली को यहाँ से निकाल देंगे। पर नीमो जैसे ही उस बिल्ली को पकड़ने के लिए जाता है, वो बिल्ली यहाँ से डर के भाग जाती है। अब उनकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वो लोग बहुत कोशिश करते हैं पर उस बिल्ली को नहीं पकड़ पाते। बिल्ली को पकड़ते पकड़ते उनको यहाँ पर रात हो जाती है। वो बिल्ली छत पर जाती है और एक जगह पे फंस जाती है। उसके पीछे पीछे वो लोग भी छत पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो बिल्ली फंसी हुई थी। तभी अचानक वो लकड़ी का टुकड़ा टूट जाता है और वो बिल्ली ऊपर से सीधा नीचे गिरने लगती है। तभी नीमो उसे बचाने के चक्कर में डाई मार देता है। बिल्ली तो बच जाती है पर वो अब सीधा नीचे गिरने वाला था। तभी फारिया आके पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी नीमो कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं एक बोझ हूँ, तुम खामखा मेरी चिंता कर रही हो। फारिया कहती है कि नहीं नहीं, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो,
हो, मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बट फारिया ज्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं कर पाती, वो दोनों ही अब नीचे गिरने लगते हैं। वो दोनों नीचे गिर के जख्मी हो पाते इससे पहले नीमो एक वॉल को पकड़ लेता है। नीमो ये सब देख के काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसके अंदर साला इतनी पावर आ कहाँ से गई। जहाँ पर हमें पता लगता है कि जो नीमो की स्पिरिट है उसने उसकी मदद की थी। दूसरी तरफ पता नहीं कैसे वो बिल्ली नीमो को अब पसंद करने लगी थी, अब वो उसी के साथ रहती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, नीमो सोफी के पास जाता है अपने हीरो के बारे में कुछ पूछने के लिए क्योंकि उसका हीरो उससे बात नहीं करता। दरअसल यहाँ पर हीरो स्पिरिट को कहा जाता है जो उनकी मदद करती है। जहाँ पर सोफी उसके क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में उसकी मदद करती है। वो लोग लाइब्रेरी की हर किताब में जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पर हर हीरो की जानकारी उपलब्ध होती है, पर उनको वहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। जहाँ पर सोफी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जितना हो सके उतनी जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो सोफी से कहती है क्या वो वही था, जिस पर सोफी जवाब देती है कि हाँ वो वही था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शार्ली और मीना को दिखाया जाता है। उनके पास फारिया और नीमो वहाँ पर आते हैं जहाँ पर एक लड़के के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था और वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। उस लड़के की गले में 2 निशान थे जिसे देख के लग रहा था कि ये काम किसी वैम्पायर ने किया है। जिसे देख कर शार्ली कहती है कि प्रेसिडेंट ये मुझे संभालने दो, बस मैं एक बार उसको पकड़ लूं। इतना कह के वो यहाँ से गुस्से में जाने लगती है क्योंकि कमेटी के मेंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। तभी नीमो उसकी मदद करने के लिए कहता है। यहाँ पर चेयरवुमैन उसको मना करने वाली थी लेकिन फारिया कहती है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है क्योंकि चेयरवुमैन यानी कि सैफी नहीं चाहते थे कि नीमो किसी और खतरे में पड़े। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, नीमो काफी सारी बुक को पढ़ने के लिए ले जा रहा था। तभी यहाँ पर मीना आती है। नीमो उसे देख कर कहता है कि अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो मुझे आज सुबह मिली थी। मीना कहती है कि हाँ तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास बहुत ज्यादा काम होता है, तुमने जिम्मेदारी लेके मेरी जिंदगी बचा ली, इसलिए तुम्हारा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो और शार्ली दोनों ही रिसर्च कर रहे होते हैं उस अटैक के ऊपर। जिसके बाद नीमो वैम्पायर्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए लैब में आया होता है जहाँ पर वो लड़की उसे बताते हैं कि वैम्पायर कुछ अलग मॉन्स्टर नहीं होते, वो इंसानों की तरह ही रहते हैं, बस उनका खान पान थोड़ा अलग होता है और वो थोड़ी खतरनाक भी होते हैं। तभी वो लड़की उसको वैम्पायर वाली बुक दे देती है और कहती है कि तुम इसे ध्यान से पढ़ लेना, तुम्हें सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। उसी के साथ वो नीमो से कहती है कि वैसे ग्रेथ कभी मेरे बारे में बोलते हैं। तभी हमें पता लगता है कि ये लड़की ग्रेथ को पसंद करती है। जहाँ पर नीमो उससे कह देता है कि मुझे इतना कुछ याद नहीं। इतनी ही देर में यहाँ पर मीना आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में नीमो मीना से पूछता है कि तुम्हारे पास ये कौन सी मेडिसिन है। वो कहती है कि ये मेडिसिन हॉस्पिटल के मेंबर के लिए है। तभी चलते चलते यहाँ पर मीना रुक जाती है और नीमो से कहती है कि यहाँ पर अफवाह फैल रही है, सब कहते हैं कि चेयरवुमैन शार्ली शायद वैम्पायर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सच नहीं है क्योंकि वो सबसे ज्यादा अच्छी है और सबसे ज्यादा मेहनत करती है। ये कहते कहते मीना यहाँ पर रोने लगती है। नीमो उसे शांत करवाता और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें शार्ली पसंद है। उसी के साथ वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसकी हेल्प कर सकती हो। मीना उसकी बात सुन के काफी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं उसकी मदद करूंगी। तभी मीना उससे एक फेवर मांगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए चलोगे। एक जगह है जहाँ पर मैं जांच पड़ताल करना चाहती हूँ पर मैं वहाँ पर अकेली नहीं जा सकती। नीमो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद वो लोग जंगल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए चले जाते हैं। तभी उनको एक आवाज आती है, वो लोग चुपचाप उसके पीछे जाते हैं। दरअसल वो शार्ली होती है, वो किसी का ब्लड पी रही थी। नीमो यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करना चाहता था लेकिन उसकी स्पिरिट उसे रोक देती है। दरअसल यहाँ पर दूसरी लड़की एलन होती है। तभी हमें पता लगता है कि शार्ली एक अच्छी वैम्पायर है। एलन बस उसकी मदद करती है ताकि टाउन में खबर ना फैल जाए कि शार्ली एक वैम्पायर है और वो लोग उसे अपने से दूर कर देंगे। तभी मीना गलती से पेड़ की डाली पर पैर रख देती है जिससे यहाँ पर आवाज हो जाती है। शार्ली तुरंत सतर्क हो जाती है और उनको बहुत ही जल्दी ढूंढ निकालती है। वो जब उन दोनों को देखती है उनको कुछ भी नहीं कहती और यहाँ से भाग जाती है। नीमो भी उसके पीछे भागता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। कुछ दूर जाके शार्ली को नीमो पकड़ ही लेता है और कहता है कि तुम वैम्पायर हो, तो फिर जिसने कमेटी के मेंबर के ऊपर अटैक किया वो तुम ही हो। जिस पर वो जवाब देती है कि हाँ मुझे नहीं पता था कि चीजें ऐसे बिगड़ जाएंगी, तो मैं कभी भी तुम लोगों के साथ रुकने का यहाँ पर फैसला नहीं करती। जिसके बाद वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे। वो नीमो के ऊपर अटैक करने लगती है। नीमो भी उसके अटैक से बचता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करनी है। जिस पर शार्ली कहती है कि इसके लिए तुम काफी लेट हो गए हो, हमें भी ह्यूमंस और डीमंस की तरह डर लगता है, पर मेरी फैमिली की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन इंसानों ने उन्हें खत्म कर दिया। मैं अब तक जहाँ भी गई मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब लोगों को पता चला कि मैं वैम्पायर हूँ उन्होंने मुझसे डरना चालू कर दिया। उसी के साथ उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की। काफी समय बाद मुझे इस स्कूल में शांति मिली थी, लेकिन यहाँ पर भी कांड हो गया। जिसकी बात सुनकर नीमो कहता है क्या तुम भागने वाली हो। ये बात सुन के वो गुस्सा हो जाती है और नीमो के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं। नीमो उसे समझाने की कोशिश करता
होता है और उसे बताता है कि सब लोग वैम्पायर से नफरत नहीं करते। अगर मैंने जो देखा वो मैंने किसी को भी नहीं बताया तो तुम्हारे जाने का सवाल ही नहीं बनता। जिस पर सैरली कहती है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैं बस अपनी टीम को बचा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मेंबर टीम छोड़कर जाए। जिसके बाद वो लोग मीना को ढूंढने के लिए आते हैं, जहाँ पर क्योंकि मीना ने भी सब कुछ देखा था, अब उनको डर था कि मीना किसी को कुछ बता ना दे। नीमो उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगी, वो मुझसे कह रही थी कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है, मुझे यकीन है कि वो समझेगी और किसी को भी नहीं बताएगी। तभी आसमान में कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो एलन को अपने साथ ले जा रहे थे। जिसके बाद वो दोनों उनका पीछे करते करते एक कारतल में पहुँचते हैं। वो जो देखते हैं उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि एलन को किडनैप करने वाली कोई और नहीं मीना ही थी, और वो एक वैम्पायर भी है। अभी तक स्कूल में जो सब भी हुआ वो सब मीना ने ही किया था, क्योंकि वो इसके पीछे चेयरवुमन यानी कि शार्ली को फंसाना चाहती थी। जिसके बाद चुटकी बजाते ही सारे मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। शार्ली यहाँ पर कुछ ही देर में उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। शार्ली मीना से पूछती है कि ये सब करके आखिर तुम करना क्या चाहती हो। मीना कहती है कि मैं इस दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया बनाना चाहती हूँ। मीना का प्लान था कि अगर उसने 7 नाइट को निपटा दिया फिर उसके सामने कोई भी देश नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद वो एक नई दुनिया बनाना चाहती है जहाँ पर वैम्पायर सेफली रह सके, बट शार्ली उसके ऑफर को ठुकरा देती है। जहाँ पर मीना को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो सीधे जाके शार्ली के ऊपर अटैक कर देती है और नीमो को उठाकर फेंक देती है और उन्हें उनकी औकात याद दिलाने लगती है और कहती है कि हमारे साथ मिल जाओ, फायदे में रहोगे। जिसके बाद वो शार्ली को मारने जाने लगती है। नीमो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर नीमो उसके सामने बहुत कमजोर था, वो खून से लथपथ हो गया था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। जिसके बाद उसके और नीमो के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। नीमो उसका एक हाथ काट डालता है, बट मीना को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। थोड़ी देर नीमो पिटता है, इतनी ही देर में शार्ली को भी होश आ जाता है। शार्ली अपनी इमॉर्टल पावर का इस्तेमाल करती है और मीना को यहाँ पर रोकने की कोशिश करती है। जिसके बाद यहाँ पर आग लग जाती है। उसे लगता था कि इससे मीना जल जाएगी, पर मीना को तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब होते हुए नीमो भी देख रहा था। तभी उसकी स्पिरिट आती है और कहती है कि अपनी दिल और पावर की सुनो। तभी नीमो शार्ली से कहता है कि तुम कुछ देर तक उसको अपनी फ्लेम में उलझाए रखो। यहाँ पर शार्ली को लगता है कि उसके पास शायद कोई प्लान होगा। मीना को जब ये सब पता चलता है तो वो नीमो के ऊपर अटैक करने लगती है। मौके को देखकर शार्ली अपने इमॉर्टल फ्लेम में उसको जलाने लगती है। मौके को देखकर नीमो भी अपने हाथ में एक बहुत ही खतरनाक अटैक की तैयारी करने लगता है, और जैसे ही शार्ली वहाँ से हटती है वो उसके ऊपर अटैक छोड़ देता है। जिसके बाद मीना एक ही झटके में खत्म हो जाती है, लेकिन उसके जाने का सभी को बहुत दुख था, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो उनके साथ रह रही थी। इसके बाद हमें ग्रेथ को दिखाया जाता है, जो पुरानी लाइब्रेरी के बारे में रिसर्च कर रहा था, जहाँ पर लोगों की मान्यताएं थी कि वहाँ पर भूत रहते हैं। जिसके बाद ग्रेथ सोफी के पास जाता है इस चीज के बारे में पूछने के लिए, लेकिन सोफी कहती है कि ज्यादातर पुराने रिकॉर्ड में आग लग गई थी, तो मैं इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानती, क्योंकि जो पुरानी लाइब्रेरी थी वो पूरी जल के राख हो गई थी। जिसके बाद ग्रेथ यहाँ से जाता है, तभी उसको बाहर वो लैब वाली लड़की मिल जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें रिकॉर्ड की जरूरत है तो मैं वो लाकर दे दूंगी, पर ग्रेथ उससे कुछ भी नहीं कहता और यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि अगर कुछ और है जो मैं कर सकती हूँ तो मैं करूंगी, जहाँ पर ग्रेथ कहता है कि नहीं, अभी के लिए इतना काफी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में फारिया और नीमो को दिखाया जाता है, जहाँ पर फारिया नीमो को स्कूल फेस्टिवल के बारे में बता रही थी। जिसके बाद उन्हें वही लाइब्रेरी वाली लड़की मिलती है, जहाँ पर वो ग्रेथ के बारे में बात करती है कि वो मेरे सपनों का राजकुमार है, काफी बार उसने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं उसको पसंद करती हूँ। नीमो बड़े ध्यान से उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी वो लाइब्रेरी वाली लड़की कहती है कि मैं उसे डांस के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डांस स्कूल के फेस्टिवल का एक हिस्सा है। यहाँ पर काफी सारे कपल साथ में आते हैं। वो लड़की ग्रेथ को डांस के लिए पूछना चाहती थी, लेकिन उसके मन में एक डर था। तभी नीमो कहता है कि तुम्हें शायद उससे एक बार पूछ के देखना चाहिए, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पूरी जिंदगी भर पछताओगे और शायद तुम्हें ये मौका दोबारा न मिले। जहाँ पर वो लड़की उसकी बात को मान जाती है। जिसके बाद वो कहती है कि प्रेसिडेंट, क्या आपने डिसाइड किया है किसी के साथ डांस करने का? वो नीमो की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैंने किसी के साथ डांस करने का नहीं सोचा। जिसे देख के वो लाइब्रेरी वाली लड़की समझ जाती है और कहती है कि हम दोनों को बहादुर बनने की जरूरत है, तो फिर तुम भी कोशिश करके देखो। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें अगले सीन को जो को दिखाया जाता है, जिसे नीमो पूछता है कि तुम किसके साथ डांस करने वाले हो, जिस पर गिल्डन कहता है कि अरे ये तो मैं सोफी से प्यार करता है। उसी के साथ गिल्डन सभी को अपने कार्ड बताता है कि मेरे पास काफी सारे लेटर आए हैं, इनमें से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसके साथ जाऊंगा। तभी वो नीमो से कहता है कि तुम्हारे और प्रेसिडेंट के पीछे चीजें कैसे चल रही हैं। गिल्डन उसे बताता है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसने काफी सारा टाइम तुम्हारे देखभाल में बिताया है, मुझे लगता है कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। इतनी ही देर में यहाँ पर शार्ली आ जाती है और वो नीमो से पूछती है कि तुम फेस्टिवल में किसके साथ डांस करने वाले हो, जिस पर नीमो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तभी शार्ली उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? ये सुनते ही वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वो लोग पूछते हैं नीमो, क्या तुम्हारे और शार्ली के बीच कुछ हुआ है क्या? वो तो बहुत सख्त लेडी है, आज पता नहीं उसको क्या
हो गया, जिस पर वो भी कह देता है कि अरे ये तो एक सीक्रेट है। जिसके बाद हमें फारिया को दिखाया जाता है जो काउंसिल इवेंट को डिसाइड करने वाली थी। यहाँ पर सभी कोई अपनी अपनी राय देने लगता है कि हमें एक बार बनाना चाहिए फेस्टिवल के दिन, और जो कहता है कि हमें एक टूर्नामेंट रखना चाहिए ताकि हम फाइट करें। ये सब सुन के ग्रेथ यहाँ से उठकर जाने लगता है और कहता है क्या पागलपन है। ग्रेथ जब बाहर जाता है तभी उसको लैब वाली लड़की मिलती है, वो उसकी हेल्प करना चाहती थी इन्वेस्टिगेट में। वो मान जाता है। इसी के साथ वो लड़की उसे अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर ग्रेथ हाँ कह देता है और यहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है। और अब देखते ही देखते फेस्टिवल का दिन आ जाता है। वहाँ पर कुछ लोग शो करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग, उसी के साथ सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हमें 7 नाइट को दिखाया जाता है जो एक कैफे में सभी को सर्व कर रहे थे। तभी शार्ली जो से कहती है किचन में कोई हेल्प चाहिए क्या। जो कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं संभाल लूंगा। फारिया नीमो से कहती है कि आज रात को डांस करने का तुम्हारा क्या प्लान है। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं पार्टनर को ढूंढ रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। जिस पर वो कहता है कि मुझे माफ करना, शैली ने मुझसे पहले पूछ लिया था। इनकी बातें शैली भी छुप कर सुन रही थी और कहती है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है नीमो, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। यहाँ पर फारिया थोड़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम किसके साथ डांस करोगे, मेरे साथ या शैली के साथ। तुम्हें दोनों में से किसी एक को डिसाइड करना होगा। यहाँ पर नीमो काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। तभी वो कहता है क्या मैं तुम दोनों के साथ डांस नहीं कर सकता। जिस पर वो लोग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें हम में से किसी एक को ही चुनना होगा। तभी गिल्डन दूर से आवाज मारता है अरे भाई नीमो, क्या तुम इसे मिस सोफी के पास ले जाओगे। जिसके बाद नीमो खाने को लेकर मिस सोफी के पास चला जाता है, जहाँ पर सोफी उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। जिस पर नीमो उससे कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। वो अपने फीलिंग के बारे में उसे बताता है, जहाँ पर मिस सोफी उसे बताती है कि ये लव है, इसके काफी सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम जो भी फील कर रहे हो वो लव के अंदर ही आता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त के बारे में सोचता है और कहता है कि लगता है उसे यही प्रॉब्लम है। वो अपनी फीलिंग को अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करती है। जिसके बाद नीमो वापस कैफे आता है, जहाँ पर जो उससे कहता है कि इतनी देर तुम कहाँ बिजी बने रहे, कैफे तो बंद हो गया है। जिस पर वो कहता है कि ओह मुझे माफ करना, फेरिया कहाँ पर है। तभी गिल्डन उसे बताता है कि वो काउंसिल रूम में गई है एलन के साथ, वो ऐसे दिनों में भी काफी काम करती है। तभी जो नीमो से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें शैली और प्रेसिडेंट दोनों से इन्विटेशन मिला है। अरे ब्रो तुम किसके साथ डांस करने वाले हो। जिसके बाद नीमो शैली के पास जाता है, जिस पर वो कहती है क्या तुम मेरे सवाल का जवाब देने आए हो। तभी नीमो उससे कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें मेरे बजाय एलन से पूछना चाहिए डांस के लिए। जिस पर वो कहती है कि मैं उससे पूछ नहीं सकती क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ, लेकिन मैं एलन के बिना रह भी नहीं सकती, पर ये अधूरी जरूरत है। मुझे नहीं पता कि एलन कैसा फील कर रही होगी, उसने मुझसे कभी भी नहीं कहा, मैं भी काफी बुरी हूँ ना। जिसके बाद हमें वही लैब वाली लड़की दिखाई देती है, जहाँ पर वो कुछ ढूंढ रही थी। वो कहती है कि डांस करने का वक्त लगभग हो ही गया है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द उस चीज को ढूंढना होगा। तभी वो एक जगह पे पैर रखती है और एक अंडरग्राउंड रास्ते में गिर जाती है। उसके सामने काफी सारी बुक पड़ी होती है। दरअसल ये वही पुरानी लाइब्रेरी है जो जलकर राख हो गई थी। वो यहाँ पर कुछ पुरानी किताबें ढूंढने लगती है ताकि ग्रेथ को इन्वेस्टिगेट करने में थोड़ी मदद मिले। अब शाम हो गई थी और डांस फेस्टिवल बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला था। तभी नीमो शार्ली के पास आती है जो बालकनी में खड़ी थी। तभी शार्ली नीमो से कहती है कि अब मैं किसी के साथ भी डांस नहीं करने वाली हूँ। नीमो कहता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि सभी लोग अपने अपने लव को अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं। मुझे लगता है कि लोग चेंज हो जाते हैं जब वो प्यार में पड़ते हैं। अगर इस बारे में मैं ठीक हूँ तो। शार्ली कहती है कि जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो बहुत बुरी हो जाती हूँ। हमेशा हंसते रहना और बोलना कि मैं फ्लो के साथ जा रही हूँ। थैंक यू नीमो, तुमने मुझे अपना मन बनाने के लिए मदद की। और कहती है कि अब तुम भी प्रेसिडेंट के साथ डांस करने वाले हो। वो एक ऐसी पर्सन है जो बहुत अच्छी है, अच्छा होगा कि तुम उसे ना रुलाओ। इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है। तभी नीमो के पीछे उसकी स्प्लिट अफेयर होती है। दूसरी तरफ हमें फारिया और एलन को दिखाया जाता है, जहाँ पर शैली एलन से पूछती है क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है। और फिर सीन कट होता है जहाँ पर हमें फारिया और नीमो को डांस करते हुए दिखाया जाता है। नीमो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ था। फारिया उससे कहती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छा कर रहे हो। और उनके बगल में एलन और शैली डांस कर रहे थे और दूसरी तरफ जॉ और गिल्डन बस एंजॉय कर रहे थे, उनको डांस से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। सीन शिफ्ट होता है और हमें लैब वाली लड़की को दिखाया जाता है जो एक अलग ही रूम में आ गई थी। वहाँ पर कुछ ग्लो कर रहा था। वहाँ पर एक एशियंट बुक रखी होती है जो पर्पल और एक साथ फ्लो हो रही थी। जिसके बाद सीन कट होता है। जिसके बाद वो लड़की ग्रेथ के पास जाती है, जहाँ पर ग्रेथ कहता है कि तुम कहाँ गायब थी। तभी वो कहती है कि मुझे माफ करना सेनपाई, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं ढूंढ पाई। तभी ग्रेथ कहता है चलो कोई बात नहीं। जिसके बाद वो दोनों ही डांस करते हैं। यहाँ पर वो लड़की उसके
साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। तब ग्रेथ उसे देखता है, वो शॉक हो जाता है। वो बस उसे लाइब्रेरी के बारे में बताने ही वाली थी, इतनी ही देर में वो क्रिस्टल बन के टूट जाती है। ग्रेथ को ये सब देख के एक झटका लग जाता है और वो यहाँ पर चीखने लगता है। जिसके बाद हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी थे। यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे थे कि उसे ओल्ड लाइब्रेरी का कर्ज लगा था। यहाँ पर सभी लोग होते हैं, लेकिन ग्रेथ यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा था। सोफी यहाँ पर बाकी के रिचुअल कर रही थी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तभी हमें दूर खड़ा हुआ एक पेड़ के पास ग्रेथ को दिखाया जाता है, जो काफी परेशान लग रहा था। नीमो जब ग्रेथ के पास जाता है, वो कहता है कि वो लड़की मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसे हमेशा नजरअंदाज किया और वो मेरी वजह से मरी है, क्योंकि मैंने वहाँ पर उसे जाने के लिए कहा था। वो अपने आप को गुनहगार समझ रहा था, उसको लग रहा था कि बस उसने उस लड़की को यूज किया है। अब बस ग्रेथ उसे मारना चाहता है, जिसकी वजह से वो लड़की मरी है। इतना कह के वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीन कट होता है, हमें यहाँ के लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फेरिया और एलन से कुछ कह रहा था। वो एक खतरनाक वॉल्केनो, वहाँ पर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी अभी डिस्कवर हुई है, वहाँ पर कुछ अजीब एक्टिविटी हो रही है। यहाँ एक संकेत है, वॉल्केनो में मैजिक पावर को डाला जा रहा है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर हमने इसको रोका नहीं तो बहुत ही ज्यादा तबाही मच सकती है। उसी के साथ ये लोग ये भी बताते हैं कि अगर हमारी रिपोर्ट सही रही तो फिजिक्स का लीडर आमिश ग्रेमैन वो भी शायद वहीं पर छुपा हुआ है। ये देख के हमें ये तो पता चल रहा था कि जो अभी फिलहाल में इंसिडेंट हुए हैं वो सारे एक ही साथ जुड़े हुए हैं। जिसके बाद हमें 7 नाइट के 5 मेंबरों को दिखाया जाता है, जहाँ पर नीमो अपने दोस्तों से कहता है कि ग्रेथ नहीं है तो हमारी टीम खाली खाली सी लग रही है। तभी गिल्डन नीमो से पूछता है कि बुर्गट वॉल्केनो आखिर किस तरह की जगह है। नीमो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं कभी वहाँ पर गया नहीं। दरअसल वो वॉल्केनो नीमो के होम टाउन के काफी ज्यादा नजदीक है। जिसके बाद नीमो उसी लैब वाली लड़की के कब्र पे जाता है। उसे देखकर सोफिया भी उसके पीछे आती है। वो कहती है कि हमेशा किसी न किसी स्टूडेंट की डेथ होती है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अरे हाँ, मैं तो शायद भूल गया था, दरअसल उस लड़की का नाम कैरल है। तभी नीमो कहता है कि मैं कैरल को ज्यादा समझ से तो नहीं जानता, पर इतना मैं जानता हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। जिस पर सोफी कहती है कि हाँ, तुम एक जवान लड़के की तरह हो, इसलिए तुम्हारा हीरो तुम्हारी मदद करता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सबको बचा सकते हो। जिसके बाद हमें फारिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास उसकी स्प्रेड आती है। वो कहती है जब ये बैटल खत्म हो जाएगी तुम्हें कुछ लाइट से मिलेगी, कुछ ऐसा जो लाइट जैसा होगा और पुरानी लाइब्रेरी का सच बाहर आएगा। इतना कह के वो लेडी यहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हमें ग्रेथ को दिखाया जाता है, जो पुरानी लाइब्रेरी के बारे में रिसर्च कर रहा था। उसे पता लगता है कि गेनियस को इनुमिया ने मारा था। दरअसल इनुमिया वही लेडी है जो फारिया की स्पिरिट है। जिसके बाद इनुमिया के ऊपर कर्ज लग गया था और वो भी मारी गई थी। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नीमो जागता है, उसे किसी का गाना सुनाई दे रहा था। तभी हमें बालकनी में फारिया गाना गाते हुए दिखाई देती है। तभी नीमो उसके पास आता है, जहाँ पर फारिया कहती है मुझे माफ करना, मैंने शायद तुम्हें जगा दिया। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम बहुत ही अच्छा गाती हो। वो कहते हैं कि मुझे बताया गया था कि ये गाना लेडी इनुमिया अक्सर गाया करती थी। जिसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरी फैमिली मेंबर कहते थे कि मेरा जन्म सिर्फ लोगों को बचाने के लिए हुआ है, पर सच में मैं सिर्फ यही करना चाहती थी, या फिर मैं वो काम कर रही हूँ जो मेरे पापा चाहते थे। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें उसी वॉल्केनो के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 7 नाइट की टीम बस पहुँचने ही वाली थी। फारिया ने एक मीटिंग में सभी को बता दिया था कि ये ऑपरेशन अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। इस खतरनाक लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार थे, लेकिन फिर भी नीमो को ग्रेथ की कमी खल रही थी। जहाँ पर अब वो लोग बरगट वॉल्केनो के ऊपर आ गए थे। वो लोग फ्लेयर से सिग्नल देते हैं और पूरी आर्मी बस रेडी हो जाती है। यहाँ पर सभी नाइट अपनी अपनी टीम को सिग्नल देके यहाँ पर अटैक के लिए रेडी होते हैं। नीमो, फारिया, एलन और शैली ऊपर से सब कुछ देख रहे थे। जिसके बाद वो भी नीचे जंप लगा देते हैं और वो लोग पहुँचते हैं एक अंडरग्राउंड महल पे, जहाँ पर डीमन भरे पड़े थे। वो लोग नीचे आते ही यहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं। वो लोग धीरे धीरे सभी मॉन्स्टरों को मारते जा रहे थे और अंडरग्राउंड महल में नीचे चले जा रहे थे। ये सब होते हुए वही आदमी देख रहा था जिसके बारे में चेयरमैन ने हमको बताया था कि वो भी वहीं कहीं पर छुपा होगा। वो लोग चलते चलते एक अजीब जगह पे पहुंचते हैं, जहां पर मॉन्स्टर को बनाने वाली फैक्ट्री थी। जहां पर फारिया उनसे कहती है कि देखो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कैप्सूल टूटा हुआ है, आखिर इतने बड़े कैप्सूल में क्या होगा। तभी उनके ऊपर एक अचानक से हमला हो जाता है। तभी हमें एक अजीब सी लड़की को यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके पास एक बहुत ही खतरनाक आर्मर था जो सिर्फ सॉर्सरर के पास होता है, पर ये कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर 2 लोग और आते हैं। वो लोग ग्रेट गोड के सेवक थे। दरअसल ग्रेट गोड ने उनको चुना था अपनी सेवा के लिए और वो लोग कहते हैं कि हम इंसानियत को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। नीमो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को बड़े ध्यान से फाइट करनी होगी, क्योंकि वो लोग आम लोग तो नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक सॉर्सरर हैं। उसकी बात पूरी हो पाती है इससे पहले वो लोग इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर कुछ अलग सीन होने लगता है। फारिया समझ जाती है कि वो लोग हमें अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो लड़की कहती है कि क्या हुआ 7 नाइट, डर लग रहा है क्या। शार्ली एक काजरधारी विस्खापड़े के ऊपर अटैक करती है और वो समझ जाती
है कि सच में ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आदमी अपनी ब्लैक मैजिक से उसके पैर को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ नीमो एक दूसरे नाइट से फाइट कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारे जैसा कमजोर लड़का मुझे रोक नहीं सकता, पर तुम मुझे अपनी असली पावर नहीं दिखा रहे हो जो तुमने वैम्पायर को हराने में लगाई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉ को दिखाया जाता है जो वॉल्केनो के ऊपर सभी मॉन्स्टरों का सफाया कर रहा था। जिसके बाद हमें फारिया को दिखाया जाता है जो उस लड़की के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई थी। वो लड़की कहती है कि ये वही पावर है जिससे तुम अपने पावर पे घमंड करती हो, पर तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम्हें शायद अपनी 7 नाइट के लीडर होने का पद छोड़ देना चाहिए। ये बात सुनकर फारिया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो फिर से उसके साथ फाइट करने लगती है। दूसरी तरफ वो नाइट नीमो से कहता है कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपने 7 नाइट के पोस्ट को छोड़ देना चाहिए और मेरे यहाँ तो सम्मान से मर जाना चाहिए। तभी नीमो से एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ वो 2 लोग और हैं, क्या तुम उनकी परवाह करते हो? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ अपनी परवाह करता हूँ। जिस पर नीमो कहता है बिल्कुल मुझे यही उम्मीद थी। तभी वो वॉल में एक क्रैक मारता है और यहाँ पर धुआं धुआं कर देता है और अचानक नीमो उन डीमंस के ऊपर अटैक करने लगता है। अब 7 नाइट एक दूसरे की फाइट में मदद करने लगे थे जिससे उन लोगों को लड़ाई करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी उनका एक अटैक इनके 10 अटैक बराबर था। लेकिन 7 नाइट को फिर भी उनके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी वो नाइट नीमो के ऊपर अटैक करता है। नीमो सीधा जाके उस लड़की के ऊपर गिरता है। वो नाइट बिना किसी की परवाह किए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है जिससे वो दोनों ही खत्म होने वाले थे, लेकिन नीमो अपनी स्वेट से उसके अटैक को रोक लेता है। तभी वो लड़की कहती है कि अरे तुमने मुझे बचा लिया, जहाँ पर नीमो अब डायलॉग मारते हुए कहता है कि मैं किसी को भी मरते हुए नहीं देख सकता क्योंकि मुझे बस इस दुनिया को बचाना है। जिसके बाद हमें वही छुपा हुआ आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम क्या था मैं भूल गया। वो उन दोनों की फाइट देख रहा था। वो कहता है कि वो टाइम आ गया जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी, ग्रेट गॉड नेस्टरा सो रही है। ये आदमी कौन है ये तो हमें अभी ढंग से नहीं पता, पर इसका बहुत बड़ा प्लान है। दूसरी तरफ हमें गिल्डन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सेंस कर पा रहा था कि किसी चीज की अचानक पावर बढ़ रही है। दूसरी तरफ हमें शार्ली को दिखाया जाता है जिसका लड़ते लड़ते काफी बुरा हाल हो गया था। तभी वहाँ से वही नाइट निकलता है हंसते हंसते और कहता है कि यही मेरी डिस्ट्रैक्शन की पावर माय डियर। दूसरी तरफ नीमो अपनी पूरी जी जान लगा के उस नाइट को रोकने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें ग्रेथ को दिखाया जाता है जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसी पुरानी लाइब्रेरी में आया था। वो यहाँ पर चलते चलते एक ऐसे रूम में पहुँचता है जहाँ पर एक लेडी के हाथ में एक पर्पल स्टोन था। इतनी ही देर में यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर अपीयर होने लगते हैं जिसे देखकर वो भी अपनी स्वेट को बाहर निकाल लेता है। आसपास के हालातों को देखकर तो लग रहा था कि यहाँ पर भी एक सीक्रेट बेस है। दरअसल ग्रेथ काफी गुस्से से भरा हुआ था। वो कैरल का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से एक एक करके सभी मॉन्स्टरों को मारने लगता है। दूसरी तरफ वॉल्केनो के पास बहुत से मॉन्स्टर मर चुके थे, पर अब भी बहुत सारे मॉन्स्टर आते जा रहे थे और अकेडमी की आर्मी अब उनका सामना नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो लोग काफी देर से लड़ रहे थे और वो अब थक चुके थे। दूसरी तरफ नीमो भी उन नाइट से बहुत ही बुरी तरह से पिट रहा था, लेकिन फिर भी नीमो हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। बार बार उनके ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता रहता है। ये देख के फारिया और शार्ली में भी लड़ने की ताकत आ जाती है, जिसके बाद वो भी उन्हीं के साथ फाइट करने लगती है। तभी उनमें से एक नाइट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जबान चलाने की, अब तुम सारे लोग मरोगे। इस अटैक से उसके टीममेट भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। उसके दिमाग में बस खून सवार होता है। तभी नीमो यहाँ पर कहता है कि मुझे पता था कि वो एक साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। तभी फारिया कहती है कि वो लोग कितने भी ताकतवर हो पर वो लोग एक नहीं है, इसलिए हमारे जीतने की उम्मीद अभी भी है। दूसरी तरफ जॉ और गिल्डन अपनी आर्मी का हौसला बढ़ा रहे थे कि दुश्मन चाहे जितना ताकतवर हो लेकिन हम मरते दम तक हार नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ हमें नाइट को दिखाया जाता है जो 7 नाइट से फाइट कर रहे थे। तभी उनको अचानक एक झटका सा लगता है। वो लोग अपनी स्पिरिट के ऊपर ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनकी स्पिरिट की बेड़ियां टूट जाती हैं और वो यहाँ पर आजाद हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी की वाट लग जाती है, जिस वजह से वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं और मौके को देखकर नीमो और शैली उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं और कुछ देर में उसको खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर दूसरा नाइट डर जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है। पर यहाँ पर उन नाइट में से एक लड़की यहाँ पर खड़ी होती है, जिससे देखकर शैली कहती है कि लगता है तुमने अपना नियंत्रण खो दिया है, इसलिए अब तुम क्या करोगी। दूसरी तरफ गैथ एक मॉन्स्टर को मारते मारते थक चुका था, लेकिन वो मर ही नहीं रहा था। तभी उसकी मदद करने यहाँ पर सोफी आ जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर नीमो फारिया और शार्ली से कहता है कि तुम दोनों मंदिर जाओ, मेरे बिना मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। फारिया समझ जाते हैं कि नीमो के दिमाग में कोई प्लान है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद नीमो उस लड़की से कहता है कि आखिर में तुम और मैं भाई बहन की तरह हैं। उस लड़की को लगता है कि इसे भी शायद मेरे मास्टर ने बनाया होगा, जिस पर वो कहती है कि बताओ तुमने हमें धोखा क्यों दिया, तुम भी चुने गए हो बिल्कुल हमारी तरह। इतना कह के वो नीमो के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन अब वो नीमो के सामने काफी ज्यादा कमजोर थी, जिस पर नीमो कहता है क्योंकि मैं आजाद हूँ और मैं एक नई जिंदगी चाहता हूँ। तभी हमें दूसरी तरफ
फारिया और शैली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे कि मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होगा। वो लोग आमिस ग्रेमैन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हमें दूसरी तरफ एक फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की नीमो के साथ फाइट कर रही थी। हमें लगता था कि वो लड़की कमजोर हो गई है, लेकिन वो तो अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। लगता है उसके स्पीड उसकी बॉडी से अच्छी तरह से आजाद नहीं हो पाई है। नीमो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी धीरे धीरे फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होती जाती है। तभी नीमो उस लड़की में किक मारता है, जिससे अचानक उसको कुछ हो जाता है और वो यहाँ पर हिल नहीं पाती। उसकी मौत उसकी आंखों के सामने थी और तभी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी उसकी सोल उसे आवाज देती है कि तुम ऐसे मर नहीं सकती। उसके अंदर एक महारानी की सोल थी जो काफी ज्यादा ताकतवर थी। तभी नीमो के सामने एक अचानक लाइट गिरती है, जिससे वो दूर फेंक जाता है। जिस पर नीमो उससे कहता है कि तुमने अपने हीरो की आवाज सुनी है ना, जब तुम उन्हें सुनने की कोशिश करोगे तब वो तुम्हारे सवालों का जवाब भी देंगे। तभी वो अपने क्रिएटर के बारे में सोच लगती है कि आखिर उसने मुझे क्यों बनाया। तभी नीमो उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। जिस पर नीमो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं एक बहुत ही बड़ा झूठा हूँ। जिसके बाद हमें वही नाइट को दिखाया जाता है जो डरते हुए भाग गया था। वो जिमेरा के पास पहुँचता है, उससे कहता है कि हम अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से मैं मरने वाला हूँ। जिस पर जिमेरा अपनी आंखों को खोलता है और कहता है कि इससे अच्छा तुम मर क्यों नहीं गए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम तीनों में से कोई भी नहीं जो तबाही का बेटा बनने के लायक हो। मुझे लगता है कि असली तबाही का बेटा जल्द ही यहाँ पर आएगा। जिसके बाद आमिस जिमेरा अपने ही हाथों अपने ही सोल्जर को मार डालता है। इतनी ही देर में फारिया और शैली आर्मिस के सीक्रेट बेस पे आ जाते हैं। वो लोग उसके प्लान को चौपट करने यहाँ पर आए थे। दूसरी तरफ हमें ग्रेथ को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में अभी एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट लगा था। वो कहता है कि हम एक बहुत बड़ी जानलेवा गलतफहमी में थे, इसका मतलब इन सब के पीछे नीमो है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें आमिर को दिखाया जाता है जो हंसते हंसते कहता है कि अब मैं तुम्हें एक धार्मिक सजा देने वाला हूँ, महान नस्तरा के नाम पे। इतना कह के वो उन दोनों के ऊपर जानलेवा अटैक करने लगता है। वो भी उनके अटैक को डॉच करते हैं, बदले में उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसे इतने खतरनाक अटैक से एक खरोच भी नहीं आती। जिसके बाद शाली फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसकी बॉडी के आर पार स्वेट हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर उनके पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद वो शार्ली को पत्ते के तरह उड़ा देता है। जिसके बाद सीन एलन के पास्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। सभी लोग उससे दूर भागते थे क्योंकि वो फ्यूचर को देख सकती थी। वो ये बात जब वो लोगों को बताती है तो वो लोग उससे डरने लगते हैं और उससे दूर भाग जाते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि वो लड़की श्रापित है। इसी तरह एलन का कोई भी फ्रेंड नहीं था, पर उसकी एक फ्रेंड थी, बट सैडली उसकी भी डेथ हो जाती है। अब वो इस दुनिया में अकेली पड़ चुकी थी। तभी एक दिन उसकी मुलाकात होती है कि फारिया नाम की लड़की से, जिससे उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है। जिस बात को काफी वक्त गुजर गया था, लेकिन वो लोग अभी भी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जिसके बाद वापस सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो आदमी उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। फारिया उसका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इतनी ही देर में यहाँ पर नीमो आ जाता है। उसके साथ वो लड़की भी होती है जिसको नीमो समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी दूसरी तरफ हमें जॉ और गिल्डन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी मॉन्स्टरों को खत्म कर चुके होते हैं। जहाँ पर जॉ कहता है कि मुझे लगता है कि ये आखिरी वाला था। वो लोग जहाँ पर खड़े होते हैं वो एक सीक्रेट जगह लग रही थी, जिसके बारे में एलन ने उसे पहले ही बता दिया था। जिसके बाद वो लोग एक सिंबल के ऊपर एक टाइम क्यूब रखते हैं। जिसके बाद हमें आमिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नीमो से कहता है आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए तबाही के बेटे। ये सुन के फारिया और शैली दोनों ही शौक रह जाते हैं कि वो नीमो से आखिर क्या कह रहा है। जिस पर आमिश कहता है कि तुमने जो सुना वो बिल्कुल ठीक है, मैं नकली उत्तराधिकारी हूँ, मैं इसलिए बना ताकि ये एक दिन यहाँ पर आ पाए। जिस पर वो नाइट लड़की कहती है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो लॉर्ड आमिश, अगर ऐसा है तो तुमने हम तीनों को बस इस्तेमाल किया है। तभी नीमो उस आदमी से कहता है कि अबे ओह चुप हो जा, वो लड़की अब तेरी कठपुतली नहीं है। दरअसल उस लड़की का नाम रैदा है। वो यहाँ पर रोने लगती है। वो कहती है कि तुमने सिर्फ हमको कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है, हम तो तुम्हें भगवान मानते थे। रैदा के साइड में उसका टीममेट भी मरा डाला होता है, जिसको आमिस ने अपने ही हाथों मार डाला था। रेगा को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा आर्मिस के ऊपर अटैक कर देती है। वो अपनी पूरी पावर के साथ उसके बॉडी के आर पार अपनी स्वेट को कर देती है, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो रेगा को उठा के यहाँ से दूर फेंक देता है, जिससे रेगा को काफी ज्यादा चोटें आ जाती हैं। तभी फारिया चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम नीमो के साथ क्या करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तबाही के बेटे को बलि देकर तबाही को देवताओं को खुश करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं रिंग की मदद से पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। जिस पर शार्ली कहती है कि तुम एक मतलब इंसान है, तुम सभी लोगों को डरा के यहाँ का भगवान
बनना चाहता है, जहाँ पर वो कहता है कि निश्चित रूप से मेरे अच्छे काम तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे, और हाँ वो लोग तुम हो जिसके अंदर शराब बसा है इस दुनिया को तबाह करने का। दूसरी तरफ हमें ग्रेथ और सोफी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सोफी ग्रेथ से कहती है कि पुरानी लाइब्रेरी के ऊपर शराब है। वो एक सच्ची बात है, दरअसल सोफी के ऊपर भी वो शराब एक्टिवेट हो गया था और वो कहती है कि मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। जिस पर ग्रेथ कहता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर सोफी कहती है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती क्योंकि इसके बारे में जानना एक जानलेवा बीमारी की तरह है। जिस पर ग्रेथ कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सच्चाई जाननी ही होगी, यही एक तरीका है कैरल की यादों को सम्मान देने का। तभी सोफी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देती हूँ। तभी दूसरी तरफ हमें नीमो को दिखाया जाता है जो आर्मी से बहुत बुरा पिटता है। वो नीमो को अपने मैजिक में जकड़ लेता है, उसी के साथ बाकी के लोग भी जमीन पर पड़े होते हैं। तभी आर्मी नीमो को एक बहुत ही खतरनाक झटका देता है जिससे नीमो की रूह कांप जाती है। उसे लगता था कि ऐसा करने से नीमो की असलियत सामने आ जाएगी, आखिर वो तबाही का बेटा है तो उसे अपनी असली ताकत मुझे दिखानी ही होगी। ऐसा करते करते उसको काफी देर हो जाती है और वो गुस्से में कहता है कि तुम अपना असली चेहरा मुझे दिखाओ। इतनी ही देर में एलन यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वो कहता है कि अरे तुम कौन हो। जिस पर एलन कहती है कि मैं तो तुम्हारी हार देखने के लिए आई हूँ। जिस पर वो कहता है कि अरे क्या बकवास कर रही है छोरी। तभी एलन फारिया से कहते हैं कि ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो प्रेसिडेंट, मैं सब कुछ संभाल लूंगी क्योंकि हमारे पास एक हुक्म का इक्का है। तभी शर्ली सोचती है कि मैंने कभी इसको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, पर शायद प्रेसिडेंट को पता होगा क्या है ये। दरअसल एलन के पास टाइम पावर थी, तभी वो अपनी पावर को एक्टिवेट करती है जिसे देखकर आर्मी से डर जाता है। जिसके बाद जहाँ पर जो गिल्डन होते हैं वहाँ पर भी सिंबल एक्टिवेट हो जाता है। उसकी पावर से यहाँ पर अर्थ सेक होने लगती है। आर्मिस को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, वो अपने अटैक को एलन के ऊपर थ्रो कर देता है, लेकिन वो एलन के पास जाते ही रुक जाते हैं। फिर एलन पहले तो उसकी रिंग तोड़ती है अपनी पावर से, जिसे देखकर आर्मी शॉक में चला जाता है कि अरे ये नहीं हो सकता। कुछ ही देर में सेवन नाइट को यहाँ पर होश आ जाता है, जहाँ पर एलन उनसे कहती है कि मेरा काम तो हो गया, अब तुम लोग संभालो। इतना कह के वो नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर नॉर्मल होने से पहले एलन ने सभी को हील कर दिया था, सभी के अंदर वापस पूरी ताकत आ चुकी थी। जिसके बाद नीमो और फारिया आर्मिस ग्रे मैन के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी फारिया आर्मिस के ऊपर एक कट मार देती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आर्मिस अब अमर नहीं रहा, बट तब भी वो यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर था। वो कहता है कि बिना इमोर्टल पावर के भी मैं एक हीरो हूँ, तुम बच्चे मुझे नहीं हरा सकते। तभी फारिया उसके साथ फाइट करने लगती है ताकि नीमो को अपने अटैक को चार्ज करने के लिए थोड़ा वक्त मिले। जिसके बाद नीमो अपने 100 ऑफ पावर का उसके ऊपर अटैक छोड़ता है। आर्मिस उसके अटैक से बचता है, पर फिर भी वो शौक रहता कि आखिर इस बच्चे के पास अचानक इतनी सारी पावर कैसे आ गई। जिसके बाद नीमो अपने फुल पोटेंशियल का यूज करता है, वो एक ही अटैक में अपनी सारी ताकत लगा देता है, जहाँ पर वॉल्केनो में एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है। लेकिन फिर भी नीमो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी पावर को देखकर यहाँ पर सभी नाइट शॉक में रहते हैं, क्योंकि उसकी पावर की लहर आसमान को छू रही थी। जिसके बाद हमें वही पुरानी लाइब्रेरी की बुक को दिखाया जाता है जो अचानक ओपन हो जाती है। उसके अंदर से एक ऑरा निकलने लगता है और वो भी आसमान की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ नीमो अपनी काफी ज्यादा पावर को इस्तेमाल कर चुका था, इसलिए वो बहुत ज्यादा थक जाता है। जिसके बाद ये लोग ये बैटल बहुत ही मुश्किल हालातों में जीत जाते हैं। फिर यहाँ की धरती शेक होने लगती है क्योंकि वो लोग वॉल्केनो के अंदर थे। तभी रेदा यहाँ से भागकर जाने लगती है, जिस पर वो कहती है हमारा छोटा समझौता यहीं पर खत्म हुआ, मैं सेवन नाइट के हीरो के साथ नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वो भी यहाँ से भाग जाती है। नीमो और सेवन नाइट की टीम भी यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में वो पूरी जगह तबाह होने वाली थी। दूसरी तरफ ग्रेथ और गिल्डन बाहर उन सभी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत चिंता हो रही थी। जैसे ही वो लोग आते हैं उन दोनों को यहाँ पर बहुत खुशी होती है। जिसके बाद वो सभी लोग अपने अकेडमी की तरफ निकल जाते हैं। तभी मलबे के अंदर हमें आर्मिस ग्रे का हाथ दिखाया जाता है, पता नहीं कैसे, पर वो यहाँ पर जिंदा बच गया था। बट उससे क्या फर्क पड़ता है, अब उसको भी कर्ज लग गया था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, वो कहती है कि तुमने कितना अच्छा काम किया है आर्मिस ग्रे मैन। वो एक सोल थी जो सोफी की तरह दिख रही थी। दरअसल ये वही लेडी है जिसकी वजह से आर्मिस यहाँ पर रह रहा है। वो इसके हर ऑर्डर को मानता है और जैसा वो कहती है वैसा आर्मिस करता है। वो कहती है कि मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरे भरोसे पे खरे उतरोगे, लेकिन तुमने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया, इसलिए तुम्हें अब इस दुनिया को छोड़ना होगा। इतना कह के वो उसको क्रिस्टल में बदल देती है और उसको खत्म कर देती है। तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, रेदा ये सब कुछ छिपकर सुन रही थी। दूसरी तरफ नीमो और बाकी के 7-9 जैसे ही मेंशन पहुँचते हैं, तभी ग्रेथ उन सभी को घेर लेता है और उनके ऊपर अपनी स्वेट को पॉइंट कर लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी हिरासत में ले रहा हूँ। जिस पर जो कहता है कि अरे तुम पागल हो गया है क्या, पर ग्रेथ उसे कहता है कि नहीं, ये बंदा इंसान नहीं है, ये नकली अधिकारी है जिसको फेजेस ने बनाया है। तभी गिल्डन कहता है कि सच बताओ तुम मजाक कर रहे हो ना। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैरल की मौत और बाकी सभी की ये सब नीमो ने ही किया है। अब नीमो के ऊपर जान लेने का इंजाम लग गया था।
और उसे अब लोगों ने जेल में डाल दिया था। तभी उससे मिलने के लिए यहाँ पर फारिया और एलन आते हैं, जहाँ पर फारिया कहती है पहले लाइब्रेरियन ने अपनी आत्मा को फेजिस को बेच दिया था, क्या तुमने भी उनके साथ गठबंधन किया है? उन्हें लगता है कि वो जेनियस की शक्ति थी जो अपने शराब से लोगों को मार रही है। वो कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें ग्रेमैन ने तबाही का बेटा क्यों कहा था। इतनी ही देर में यहाँ पर ग्रेथ आ जाता है। वो कहता है कि उसने बिल्कुल सही कहा था। वो काली शक्तियों का इस्तेमाल करता है हमारे स्कूल पर संकट लाने के लिए। जिसके बाद हमें 7 नाइट के एक मीटिंग को दिखाया जाता है, यहाँ पर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। तभी गिल्डन कहता है कि नीमो हमारे साथ काफी समय से लड़ रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता यार। जहाँ पर ग्रेथ उससे कहता है कि सोफी ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे बताया है, मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। उसी के साथ वो ये भी कहता है कि जिनसे तुम मिले थे वॉल्केनो के अंदर, वो 3 नकली अधिकारी, वो लोग बिल्कुल नीमो जैसे ही हैं, मतलब कि नीमो उन सभी लोगों से मिला हुआ है। जिसके बाद वो ने के पुराने रिकॉर्ड के बारे में दिखाता है जहाँ पर नीमो जैसा एक हीरो था। तभी गिल्डन कहता है तुम भी यार क्या बात कर रहे हो, वो शराब तो जब नीमो का जन्म नहीं हुआ होगा उससे पहले का है। तभी यहाँ पर जॉबी कहने लगता है कि देखो मैं ठुकरा नहीं सकता, जब से नीमो इस एकेडमी में आया है तब से हाथ से कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे। यहाँ पर एक लौता गिल्डन ही होता है जो नीमो का पक्ष ले आता। वहाँ की सभी लोग यहाँ पर उसका विरोध कर रहे थे। गिल्डन कहता है कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि नीमो उन्हीं के साथ मिला हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उनका शिकार हो। तभी फारिया उसकी बात सुनकर कहती है कि हाँ वो शिकार बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए हमने बस उसे बंद किया है। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो एकेडमी के सारे लोग घबरा सकते हैं। तभी ग्रेथ कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम उसे आजाद करो, उसने कैरल की जान ली है, तुम ये मत भूलना। मैं बस सच्चाई को जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। तभी यहाँ पर फारिया कहती है कि मैंने उसे अपने पास इसलिए रखा ताकि उसकी शक्तियों के बारे में मैं जान सकूँ। अब इनकी बातचीत सुनकर हमें लग रहा था कि सिर्फ एक इंसान को छोड़कर सभी लोग नीमो के खिलाफ हो गए हैं, बल्कि नीमो ने तो उन सभी की जान भी बचाई, लेकिन फिर भी। तभी गिल्डन गुस्सा होते हुए यहाँ पर कहता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो यार, वो हमारा दोस्त है। तभी यहाँ पर जो बोलता है कि यकीनन वो हमारा दोस्त है, लेकिन वो फेजिस के साथ है तो वो अब हमारा दोस्त नहीं रहा। यहाँ पर शार्ली भी कहती है कि जो बिल्कुल ठीक कह रहा है, जिस पर वो कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं नीमो को खुद ही बचाऊंगा। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें नीमो को दिखाया जाता है जो जेल में बड़ा ही मायूस बैठा था। तभी उसके पास यहाँ पर ग्रेथ आता है। वो नीमो से कहता है कि जीनियस को बुलाने की कोशिश भी मत करना, यहाँ का जादुई गोला उत्तर अधिकारी को रोकता है। ये जगह तुम्हारे ऐसे खतरनाक लोगों को एक जगह पे कैद करने के लिए है। यहाँ पर नीमो हंसते हुए उससे कहता है कि मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करने का यहाँ पर कोई भी इरादा नहीं है, मुझे तुम में से किसी से भी नहीं लड़ना है। तभी ग्रेथ उसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी सेट यहाँ पर फट जाती है। तभी उसका डीमन हाथ बाहर निकलता है, जिस पर नीमो उससे कहता है कि ये मेरे पापों को दर्शाता है। जिस पर ग्रेथ कहता है कि तुम्हें कैरल को मारना नहीं चाहिए था। नीमो कहता है कि तुम शायद गलत समझ रहे हो, मेरा उसकी मौत में कोई भी हाथ नहीं है, तो फिर तुम आखिर किस पाप की बात कर रहे थे। जिस पर नीमो कहता है कि मैं एक नकली उत्तर अधिकारी हूँ जिसको फेजिस ने बनाया है। यहाँ पर फारिया भी नीमो से मिलने के लिए आती है। वो ये बातें सब कुछ छिपकर सुन रही थी। जिसके बाद हम कहानी के पास्ट में जाते हैं जहाँ पर नीमो का जन्म एक कैप्सूल के अंदर हुआ था। उसी के साथ उसके काफी सारे भाई बहन भी थे। फिर एक दिन आर्मिस ग्रेमैन ने उसे कैप्सूल से बाहर निकाला, जहाँ पर आर्मिस के 99% प्रोजेक्ट फेल हो गए थे। बस 1% से कम लोग उसके मेहनत पे खरे उतर पाए थे। उनमें से एक नीमो भी था, बट नीमो के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही कैप्सूल से बाहर निकला था। उसे किसी की भी मदद नहीं लगी थी, इसलिए आर्मिस उसको तबाही का बेटा मानता है। जिसके बाद वो एक नीमो नाम का लड़का बन गया और एकेडमी ज्वाइन कर ली क्योंकि उसको यहाँ पर आना पसंद था। फिर उसने फारिया और 7 नाइट के साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताया, जिसके बाद उसे यहाँ पर और भी अच्छा लगने लगा। ये बात छुपकर फारिया भी सुन रही थी, जिस पर ग्रेथ गुस्से में कहता है कि ये इंसान बनने का नाटक बंद कर। जिस पर नीमो शांति से कहता है कि मैं तुम लोगों को दोष नहीं देता, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो यही करता, इसलिए तुम अपनी तलवार को निकालो और मुझे मार डालो क्योंकि मुझे तुम लोगों से नहीं लड़ना। तभी गुस्से में ग्रेथ अपनी तलवार को बाहर निकालता है, फिर कहता है कि नहीं, अभी मैं तुमको जिंदा रहने दूंगा, मैं तुम्हें तब मारूंगा जब मेरे पास सारे सबूत आ जाएंगे। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। रात होते ही फारिया अपनी स्पिरिट से पूछती है कि आखिर पुरानी लाइब्रेरी में क्या हुआ था। वो उसे अपना हाथ दिखाती है, जिसे देखकर फारिया कहती है ये तो वही है जिससे कैरल की जान गई थी। जिस पर इनोमिया की स्पिरिट कहती है क्या तुम सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो।
उसके लिए, जिस पर फारिया कहती है कि मैं बस नीमो की मदद करना चाहती हूँ, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। जिस पर वो स्पिट कहती है तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। जिसके बाद वो एक सीक्रेट दरवाजा खोलती है। जब फारिया उसके अंदर जाती है तो उसके सामने एक बुक रखी होती है जो काफी ग्लो कर रही थी। जब वो उसके पास जाती है तो वहाँ पर एक ब्लैक ऑरा फ्लो होने लगता है और उसके सामने सारी सच्चाई आ जाती है। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर गिल्डन एक आदमी को मना रहा था, जहाँ पर वो कहता है कि मेरा काम है नियमों को मानना, ना ही उनको तोड़ना। जिस पर वो कहता है कि मैं आपको नियम तोड़ने के लिए नहीं कह रहा। जिस पर वो कहता है कि सर आपने काफी गलत इन्वेस्टमेंट की थी जिससे आपके ऊपर काफी कर्जा आ गया था। ये सब तुम्हें कैसे पता? जिस पर वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं एक राजकुमार हूँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है कि देखो मुझसे जो हो सके मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर मैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। जब गिल्डन यहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर सैडली खड़ी होती है, जहाँ पर गिल्डन उससे कहता है क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? जिसे वो हाँ में जवाब देती है। वो यहाँ पर नीमो के सपोर्ट में बात करती है जिसे देखकर गिल्डन काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें जॉ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना डेली रूटीन कंप्लीट कर रहा था। इतनी ही देर में यहाँ पर मिस सोफी आती है। वो जॉ को काफी परेशान देखती और कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी सुनने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जॉ कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो मेरा दुश्मन है, पर इतना मुझे पता है कि वो एक बहुत ही अच्छा बंदा है। तभी मिस सोफी उसका चेहरा पकड़ती है और कहती है कि तुम कितने अच्छे हो जॉ। वो उसे किस करने वाली थी लेकिन जॉ यहाँ पर काफी घबरा जाता है। जिस पर सोफी कहती है कि तुम बिल्कुल वैसे ही आदमी हो जैसा मैंने सोचा था। जिसके बाद हमें काल कोठरी में नीमो को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ फारिया उस पल को याद करती है जहाँ पर उसकी पहली बार नीमो से मुलाकात हुई थी। वो उसके गाँव में आई होती है जहाँ पर नीमो पैदा हुआ था। जहाँ पर फारिया को उसके घर में एक ऐसी तस्वीर मिलती है जहाँ पर उसके मॉम और उसके फादर भी थे। वो गाँव अब पूरा बर्बाद हो चुका था, वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था सिवाय नीमो को छोड़कर। तभी फारिया को एक नीचे स्टोन मिलता है जो नीमो के गले में एज अ लॉकेट था। वो उसे उठाने के लिए जाती है, इतनी देर में उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। वो और कोई नहीं रैदा होती है। रैदा को यहाँ पर गलतफहमी हो गई थी कि उसे लगता था कि फारिया उसे जान से मारने के लिए यहाँ पर आई है। इसके बाद वो फारिया के ऊपर सीधा अटैक करने लगती है। बदले में फारिया भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब उन दोनों की यहाँ पर काफी खतरनाक बैटल होने लगती है जहाँ पर फारिया एक बहुत ही खतरनाक अटैक को इस्तेमाल करती है, जहाँ पर रैदा इससे काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और वो यहाँ पर हार मान लेती है। जिसके बाद रैदा फिर से उठती है और अपनी सक्सेशन पावर को एक्टिवेट करती है। अब उसके पास काफी ज्यादा पावर आ गई थी। जिसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है, हमें यहाँ के चेयरमैन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने नीमो को उपस्थित किया जाता है। पर ग्रेथ कहता है कि तुम हमें सब कुछ बता दो वरना तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। जिस पर वो कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। जिस पर ग्रेथ चेयरमैन से कहता है कि उसे अपनी गलती मानने का कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें उसे मार देना चाहिए। जिस पर सोफी कहती है कि मुझे लगता है कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। जिस पर जो भी कहता है कि मैं मिस सोफी के बात से सहमत हूँ। जिस पर चेयरमैन कहते हैं कि हमें राज के भलाई के लिए और उसके शांति के लिए हमें नीमो को मार देना चाहिए। इतनी ही देर में यहाँ पर शार्ली और गिल्डन आती है। वो चेयरमैन को फैसला सुनाने से रोकते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें राजधानी से एक ऑर्डर आया है जिसमें लिखा था नीमो की मौत को अभी रोका जा रहा है। यहाँ पर ग्रेथ की आंखों में खून सवार था कि ये साला फिर से बच गया। जिस पर मिस सोफी कहते हैं कि ऑर्डर काफी ज्यादा देर से आया है, हमने फैसला सुना दिया है, इसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, हमें इसे अभी मारना होगा। अब जो भी नीमो के खिलाफ हो गया था, पता नहीं सोफी ने उसे कौन सी पट्टी पढ़ा दी है। वो लोग नीमो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतनी देर में यहाँ पर फेरिया आती है जहाँ पर फेरिया नीमो को एक रेड स्टोन दिखाती है और कहती है कि तुम्हें इसे देख के कुछ याद आ रहा है? ये नीमो की निशानी है, वो लड़का जिसने तुम्हें मारा। यहाँ पर काफी लोग शॉक हो जाते हैं कि नीमो, अरे वो तो हमारे सामने खड़ा। जिस पर फेरिया कहती है कि तुमने असली नीमो को मारा और इस स्कूल में आए। जिस पर नीमो कहता है कि तुमने सही कहा फेरिया, मैंने उसे मार दिया, उसका शरीर और उसकी यादें चुरा के। तो फिर अब मुझे मार दो फेरिया। जिस पर फेरिया कहती है कि अरे पागल मत बनाओ नीमो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जिसके बाद वो जॉ और ग्रेथ के साथ भिड़ जाती है। वो सभी लोग मिलकर नीमो को यहाँ से निकाल देते हैं। अब वो लोग समझ गए थे कि मिस सोफी फेसियस का पार्ट है। तभी नीमो यहाँ पर रैदा को देखता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर फेरिया ने रैदा को फाइनली हरा दिया था। फिर उनने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया क्योंकि उन दोनों का मकसद सिर्फ एक ही था। तभी अचानक उनकी शिप को एक बड़ा झटका लगता है। जब वो लोग नीचे देखते हैं तब
नीचे से एक पर्पल ग्लो का ऑरा आसमान की तरफ फ्लो हो रहा था, जिसे लेकर एकेडमी में भी काफी लोग परेशान थे। वो एक बहुत ही अजीब सा भवंडर था जिसने उनकी एकेडमी की 80% बैरियर को तोड़ दिया था। अब उनके पास सिर्फ 60 घंटे बचे थे इस दुनिया को इस मुसीबत से बचाने के लिए। ये सुनते ही वो लोग घबरा जाते हैं, क्या दुनिया फिर से तबाह होने वाली है। तभी ग्रेथ यहाँ से गुस्से में जाने लगता है, जहाँ पे जो उससे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो कहता है कि यहाँ पर बैठे बैठे हम कुछ भी नहीं कर सकते, सबकी उम्मीदें हमसे हैं, अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो ये दुनिया सच में तबाह हो जाएगी। उससे पहले मैं नीमो को खत्म करने जा रहा हूँ। जिसके बाद सीन कट होता है। जो साइली और गिल्डन से कहता है, अगर जेनिस की शक्ति इस दुनिया को खत्म करने वाली है तब सिर्फ एक ही रास्ता है जो हमें करना चाहिए। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हम अपनी आंखों से इस दुनिया को नष्ट होते हुए देखेंगे। मैं हमेशा एक अच्छा इंसान बन के नहीं रह सकता, मेरे पास परिवार है, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं इस तबाही को उन तक नहीं पहुंचने दे सकता। जिसके बाद सीन कट होता है। हमें ग्रेथ को दिखाया जाता है जो मिस सोफी के पास उनकी लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। ग्रेथ यहाँ पर गुस्से में उबल रहा था, जहाँ पर वो सोफी से कहता है कि मुझे शक्तियाँ चाहिए, मुझे किसी को मारना है, मैं आज उस साले नीमो को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हमें नीमो को दिखाया जाता है, जहाँ पर फारिया उसके पास कॉफी लेकर आई थी। यहाँ पर नीमो फारिया से कहता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मेरी मानो तो मेरी वजह से इस दुनिया का विनाश होने वाला है, इसलिए मुझे मार डालो, मैं नहीं चाहता कि तुम और बहुत से लोग मारे जाएं। तभी फारिया नीमो को अपना हाथ दिखाती है, जिसे देख कर नीमो शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें भी कर्ज लग गया है क्या। वो कहती है कि हाँ, मैंने सच्चाई जानने की कीमत चुकाई है। वो कहती है कि पहले क्या था कि मुझे बस तुम्हें बचाना था मेरी मिशन की वजह से, पर ये अब उससे कुछ ज्यादा है। वो कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब अपनी जिंदगी से छुट्टी मिल गई है, मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। एक चीज है जिसके बारे में मैं हमेशा सोचती हूँ। जिस पर नीमो कहता है कि अरे मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। जिसके बाद फारिया कहती है कि चलो हमें वापस चलना होगा, बुरे समय पे हमें उनका साथ देना ही होगा। नीमो उसकी बात को मान जाता है और कहता है कि चलो एक साथ चलते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है। हमें ग्रेथ को दिखाया जाता है जो सोफी के सामने काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसे देखकर ये लग रहा था कि कहीं वो शक्ति लेने के चक्कर में निपट ना जाए। दूसरी तरफ एलन भी अपने टाइम टोटके कर रही होती है। वो कहती है कि मैं जल्द ही भविष्य के अंत में पहुंच जाऊंगी जो मैं देख सकती हूँ, और मुझे विश्वास है कि वो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी तरफ नेमो, फारिया और रैदा उन लोगों को बचाने के लिए जाते हैं। तभी रास्ते में आधी 7 नाइट की टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जहाँ पर फारिया उनसे कहती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर वो लोग कहते हैं कि अरे हट जाएंगे छोरी, पर नीमो पहले हमें दे दो। पर फारिया उनकी बात नहीं मानती और उनको सीधा मुंह पे मना कर देती है। जिसके बाद वो लोग लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, पर नीमो उन्हें समझाते हुए कहता है कि अरे हमने अगर कुछ नहीं किया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। उन लोगों की यहाँ पर बातचीत बढ़ने लगती है। इतनी देर में यहाँ पर रैदा आ जाती है, जहाँ पर जो उससे कहता है कि आ जाओ, क्या तुम हम तीनों से लड़ सकती हो। जिसके बाद रैदा जो से फाइट करने लगती है और कहती है मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। गिल्डन और शाली भी उनका पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैदा उन्हें यहाँ से जाने नहीं देती। जिसके बाद नीमो और फारिया लाइब्रेरी के एक खुफिया कमरे में जाते हैं। दूसरी तरफ रैदा उनसे 1v3 फाइट कर रही थी और उन्हें धूल चटा रही थी, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो सोफी के बारे में इन्हें बताती है कि वो एक ऐसी औरत है जिसने तुम सभी को खिलौने की तरह खेला और तुम्हें कभी भी भनक नहीं लगने दी। तुम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ थे कि उसके बताए हुए कदमों पे चलते रहे। जिस पर वो गुस्से में कहता है कि अरे तुम ये क्या कह रही हो। जिस पर रैदा उसे जवाब देती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ना हो तो तुम खुद उससे जाके क्यों नहीं पूछते। जिस पर सार्ली कहती है कि मैं मानती हूँ कि मेरे पास कुछ सवाल हैं उससे पूछने के लिए। जिस पर गिल्डन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं। जिस पर जो कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं इस स्कूल को बचा के रहूंगा। तभी उसको अचानक यहाँ पर झटका लगता है और उसकी बॉडी भी धीरे धीरे क्रिस्टल के अंदर बदलने लगती है, पर इससे वो मरता नहीं बल्कि एक खूंखार राक्षस बन जाता है। और फिर गिल्डन उन दोनों के यहाँ से जाने के लिए कहता है और जो के साथ खुद फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ नीमो और फारिया उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर उस बुक में से ऑरा निकल रहा था, जहाँ पर फारिया की स्पिरिट उसे बताती है कि ये समय की किताब है और अब हम तुम्हें सब कुछ बता सकते हैं। पर उससे पहले वो जेनिस की स्पिरिट को बुलाती है जो नीमो के अंदर एज अ हीरो थी। जिसके बाद वो दोनों किसी वैरियर के बारे में बात करते हैं कि वो अब काफी कमजोर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर श्राप था, वो एक झूठ था ताकि लोग इससे दूर रहें। क्योंकि समय की किताब एक अपहरण है, जो इस चीज के बारे में ज्यादा जान लेता है उसे दुनिया से हटा दिया जाता है, जैसे कि हमने कैरल के साथ होते हुए देखा है। जिसके बाद वो लेडी अपने पास्ट के बारे में उन्हें बताती है और कहती है कि जब हमारी फाइट फेसियस के साथ हुई थी, जहाँ पर जेनियस और इनुमिया बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जैसा हमें इतिहास में बताया जाता है कि इनुमिया ने जेनियस का मर्डर कर दिया
था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दोनों तो अपनी आखिरी सांस तक एक दूसरे की मदद करते रहे और फिर दुनिया को बचाने के लिए जेनियस लड़ाई करते करते मर गया और उसको एक बुक के अंदर कैद कर दिया। लेकिन वहाँ पर एक और इंसान था जिसे वो नहीं पहचान पाए। वो और कोई नहीं मिस सोफी होती है, जिस पर वो यहाँ पर कहती है कि बहुत समय हो गया, जिस पर जेनियस कहता है कि मुझे पता था तुम ही होगी, और वो कहती है कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, इसको बचाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसको वो अभी तक नहीं भूल पाई और उसका बदला अभी भी इस दुनिया से ले रही है। तभी नीमो कहता है कि जो भी हो, पर मैं तुम्हें इस दुनिया को तबाह करने नहीं दूंगा। तभी तुरंत नीमो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर सोफी के सामने तो नीमो एक चिलगोजा था। फारिया सोफी से कहती है कि अगर तुम फेजियस का हिस्सा हो तो इनुमिया को ये सब पता चल जाता, जिस पर वो कहती है कि बिल्कुल, इसलिए तो जेनियस ने मुझे मारा था, इनुमिया को नहीं। और जैसे ही सोफी मरती है, उसने अपना बैकअप प्लान पहले से ही तैयार करके रखा था, जिसके बाद वो बॉडी इसको चेंज करती रही और हजारों साल तक जिंदा बनी रही। जिस पर नीमो उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि ऐसा करके तुमने कई लोगों की जान ली और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बट अब सवाल आता है कि वो नीमो को आखिर क्यों मानना चाहती है, क्योंकि बात क्या है कि समय की किताब को सिर्फ नीमो ही खोल सकता है, उसके कैद को हटा सकता है, बट उसी के साथ वो उसको बदल भी सकता है। अब उन दोनों ने सोफी की बहुत बकवास सुन ली थी, जिसके बाद फारिया सीधा सोफी के ऊपर जाके अटैक करने लगती है। यहाँ पर नीमो भी अपने डेंजर अटैक को तैयार करने की कोशिश कर रहा था। इतनी देर में ग्रेथ उसके ऊपर हमला कर देता है, उसका एक हाथ काट डालता है और फिर नीमो को इतनी बुरी तरह से मारता है कि देखकर लग रहा था कि नीमो की अब शायद मौत हो चुकी है। इतनी ही देर में वो बुक यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। ग्रेथ जैसे ही नीमो के खून को देखता है वो एकदम डर जाता है, जिस पर सोफी कहती है कि बहुत बढ़िया ग्रेथ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिसके बाद सोफी उसे मार डालती है और कहती है कि बस तुम थोड़ी बेवकूफ हो। यहाँ पर फारिया काफी डरी हुई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि नीमो अब शायद मर चुका है, क्योंकि उसकी सांसें नहीं चल रही थी और वो यहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। जिस पर सोफी हंसने लगती है और कहती है कि अब कोई नहीं बचा है जो जेनियस की शक्तियों का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि वो बुक एक्टिवेट हो गई थी और उसका कैद खुल चुका था। फारिया नीमो को अपने सीने से लगा के रो रही होती है। इतनी देर में उनके नीचे एक सैम्बल अपेयर होता है। तभी वहाँ पर अचानक टाइम रिवर्स होने लगता है, जिसे देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सोफी भी यहाँ पर काफी झटका खा जाती है, उसे नहीं समझ में आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी टाइम बैक हो जाता है और नीमो भी यहाँ पर हील हो जाता है। अब टाइम पावर को देख के हमें ये तो पता लग गया था कि ये एलन की पावर है। यहाँ पर जब नीमो की आँख खुलती है तो वो अपनी ही सोल से बात कर रहा था, क्योंकि नीमो ने वो बॉडी चुराई थी। उससे वो माफी मांगता और कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें मार डाला, अगर मैं उस गाँव से भागा नहीं होता तो मैं सबको बचा लेता। जिस पर उसकी सोल कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम अभी जिंदा हो। जिस पर नीमो रोने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ। जिसके बाद नीमो की आंख खुलती है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसका एक हाथ नहीं था। सोफी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। कुछ ही देर बाद एलन उसके हाथ को भी रिकवर कर देती है अपनी टाइम पावर से। नेमो अपनी सक्सेशन पावर को एक्टिवेट करता है। दूसरी तरफ एलन अब अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के बाद बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो अपनी पावर के ऊपर ज्यादा टाइम तक कंट्रोल नहीं कर सकती। जिसके बाद सोफी उस बुक को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है और यहाँ पर जोरों से हंसने लगती है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक बहुत ही भद्दे से मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाती है। दूसरी तरफ हमें जॉ को दिखाया जाता है, जहाँ पर गिल्डन उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जॉ यहाँ पर याद करने की कोशिश करता है कि उसने आखिर किया क्या है, पर उसको कुछ भी याद नहीं आता। तभी अचानक अर्थ शेक होने लगती है। इतनी ही देर में हमें मिस सोफी को दिखाया जाता है, जो एक क्रीपी मॉन्स्टर बन के अब बाहर निकलती हैं, जिसे देखकर पूरे अकेडमी में यहाँ पर तहलका मच जाता है। चेयरमैन भी ऑफिस से बाहर निकल के जब देखते हैं तो वो भी काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्रीपी और अजीब लग रही थी। तभी वो अपने पेट से कुछ बाहर निकालती है, जो हर इंसान के पास एक एक था। वो उसको जकड़ के अपने अंदर ले जा रहा था। तभी सोफी की बॉडी से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ जो और गिल्डन को हमें दिखाया जाता है, जो भाग के अकेडमी की तरफ जा रहे थे। तभी गिल्डन उससे कहता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम उस चीज को संभाल सकते हो? जिस पर वो कहता है, मुझे नहीं पता, पर हमें उसको रोकना ही होगा। यहाँ पर पूरी अकेडमी में मॉन्स्टर चारों तरफ फैल गए थे। वो एक के बाद एक स्टूडेंट को खाते जा रहे थे। तभी फारिया वहाँ पर आती है। वो एक एक करके सभी मॉन्स्टरों को काटना चालू कर देती है। यहाँ पर नीमो को उसका इतना बड़ा रूप देख के उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इसको किस तरह से हराऊं और मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसकी स्पिरिट उसे बताती है कि वो अब तबाही के बवंडर से अटैच हो गई है, बट उसे एक लेग ब्रेकर कैद
कर देगा। तभी नीमो वहाँ से बचता है क्योंकि उसके ऊपर अब अटैक होना चालू हो गए थे। तभी यहाँ पर रैदा उसे बचाने के लिए आती है, जिस पर नीमो उससे कहता है कि मुझे टाइम दो, मैं कुछ कर सकता हूँ। इतनी ही देर में जॉ और गिल्डन भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो भी एक एक करके यहाँ के मॉन्स्टर खत्म करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें एलन को दिखाया जाता है जो अपनी कमजोरी की वजह से जमीन पर लेटी हुई थी। तभी शार्ली उसके पास आती है जहाँ पर वो कहती है कि तुम प्रेसिडेंट को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। टाइम कंट्रोल एक प्रमुख जादू है पर इसके कई नुकसान भी हैं, इसलिए मैं हमेशा फ्लो के साथ चलती हूँ। यहाँ पर शार्ली उसकी फीलिंग को समझती है कि वो कहना क्या चाहती है, इसलिए वो उसे अपना ब्लड देती है ताकि वो हमेशा एक साथ रह सके। दूसरी तरफ नीमो और फारिया सोफी को मारने के लिए उसके नजदीक जाते हैं लेकिन उसका वेरियर उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। तभी फारिया नीमो से कहती है कि एक तुम ही हो जो तबाही के भवंडर को कैद कर सकते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ अंधकार में समा जाएगा, इसलिए मैं अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करती हूँ तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। तभी ग्रेथ उसके सामने आ जाता है। उसके ऊपर होने वाले हमले को वो अपने ऊपर ले लेता है और अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर एक रास्ता बनाने की कोशिश करने लगता है। बट जैसे ही वो अपनी पावर्स की लिमिट क्रॉस करने लगता है उसकी बॉडी में कर्स ऑटोमेटिक और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। नीमो उसे मना भी करता है कि तुम ऐसा मत करो वरना तुम मारे जाओगे। वो अपनी पूरी पावर को लगा देता है लेकिन नीमो के लिए यहाँ पर रास्ता बना देता है, जिसके बाद नीमो और फारिया उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ के सोफी के पास पहुँचते हैं। तभी सोफी नीमो से कहती है कि जब तुम इस अकेडमी में आए मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मेरी प्यार की आत्मा तुम्हारे अंदर थी। दूसरी तरफ वो अपनी आर्मी पूरी दुनिया भर में फैलाती जा रही थी ताकि सारे लोग खत्म हो जाएं और एक नया युग स्टार्ट हो। लेकिन अभी भी कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं जबकि उन्हें पता है कि वो ये लड़ाई नहीं जीत सकते। दूसरी तरफ सोफी नीमो और फारिया के ऊपर अब अटैक करना चालू कर देती है। नीमो सोफी को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने आप को कवर कर लेती है और उसके ऊपर अपने टेंटिकल से लगातार अटैक करती रहती है। नीमो और फारिया भी अपनी पूरी बहादुरी के साथ उनसे फाइट करते हैं। इतनी ही देर में सोफी अपनी बॉडी के अंदर चली जाती है। फिर उसकी बॉडी से अजीब से टेंटिकल निकलते हैं जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। इतनी ही देर में उसकी बॉडी से फेस बाहर निकलता है जो काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। तभी फेरिया लाइट की स्पीड से उसके फेस को काट डालती है लेकिन इतनी जल्दी कहाँ उसका अंत होने वाला था। वो फिर से वापस आती है और उनके ऊपर अटैक करने लगती है। उन दोनों को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे इस चुड़ैल को किस तरह से मारे। तभी नीमो यहाँ पर फारिया को बचाता है और अपने अटैक को यहाँ पर चार्ज करने लगता है। दूसरी तरफ सोफी भी अपने अटैक को उनके ऊपर छोड़ने के लिए रेडी थी। जब उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तब यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर धमाका होता है। रात का यहाँ पर दिन हो जाता है। ये देखकर सेवन नाइट और सभी लोग उनका हौसला बढ़ाते हैं कि नीमो तुम ये कर सकते हो। जिसके बाद नीमो अपनी पूरी जी जान लगा देता है और सोफी को 2 टुकड़ों में बांट देता है। लेकिन पता नहीं कैसे फिर भी सोफी यहाँ पर सरवाइव कर जाती है और वो कहती है कि तुम सच में तबाही के बेटे हो। जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे उस नाम से मत बुलाओ। जिस पर सोफी हंसने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग अपनी आखिरी सीमा तक पहुँच गए हो। अब मेरे सामने तुम लोग हार स्वीकार कर लो, वैसे भी तुम सभी लोग अब मरने वाले हो। इतना कह के वो अपने पेट से अपनी पावर बाहर निकालने लगती है जिससे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिसे देख के लग रहा था कि सोफी को अब कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर नीमो कहता है लेकिन मेरी बॉडी में अभी भी जान है, जब तक जान है तब तक मैं हारूंगा नहीं। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए नीमो अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है क्योंकि इस फाइट के बाद उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए फारिया उसे आखिरी अलविदा कहती है। जिसके बाद वो दोनों अब आपस में भिड़ गए थे। उनकी ताकत सच में बेमिसाल थी। नीमो अपने डीमन फॉर्म में इतना ज्यादा ताकतवर था कि सोफी उसके सामने टिक ही नहीं पा रही थी। तभी सोफी उससे कहती है कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुमने पाप किया है, तुमने एक बच्चे की जान ली है। तभी हमें पास्ट के सीन में असली नीमो को दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन नीमो मलबे में दबा हुआ था। उसकी जान बचाने के लिए नीमो अपनी पूरी जी जान लगा देता है। जिस पर डीमन नीमो उससे पूछता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा दुखी लग रहे हो। बट नीमो का यहाँ पर खून ज्यादा बह चुका था इसलिए उसकी मौत हो जाती है। पर जाते जाते वो कह जाता है कि तुम्हें जीने का पूरा हक है। इसलिए डीमन नीमो ने सिर्फ नीमो की बॉडी ही चुनी क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। इसलिए वो जब इसे ठान लेता है कि अब वो पूरी जिंदगी में कभी भी बुरे काम नहीं करेगा, वो उसके जैसे ही अच्छे रास्तों पे चलेगा और सभी की मदद करेगा। ये सुनकर सोफी को लगता है क्या बकवास है और वो उसको अब अपनी असली ताकत दिखाने लगती है। जहाँ पर नीमो भी अपनी पूरी ताकत के साथ उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर मामला पूरा उल्टा हो जाता है। सोफी उसके शरीर के आर पार अपने नाखूनों को घुसा देती है लेकिन फिर भी नीमो अपनी पूरी जान लगा के
उसकी गला दबाने की कोशिश करता है ताकि वो मर जाए। सोफी मरने से पहले गैनेस की तरफ हाथ बढ़ाती है। तभी गैनेस नीमो से कहता है कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। जिस पर नीमो कहता है कि मैं सभी के लिए एक नया भविष्य चाहता हूँ जहाँ पर लोग शांति से रह सके। इतना कहने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे सभी लोग देख के काफी परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर सारी पावर इकट्ठा होने लगती है और वो एक बुक बन के नीमो के पास गिर जाती है। खतरा टलने के बाद शहर के सभी लोग अपने घरों की मरम्मत करने में जुट जाते हैं और फिर इसी के साथ इसका सीजन 1 यहाँ पर एंड होता है। उसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।